कुछ पूजा सभी लोगों का एक दूसरे से स्टार्ट करते हैं। सर सर प्लीज़ आप सब लोगों को अपना नाम अच्छा आप टीजीटी हैं? वेरी गुड। तो हमारे यहाँ 3 4 5 तो टीचर ही बैठे हुए हैं, तो यानी मेरा आंकड़ा सही था कि हमारी जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट लॉबी है वो टीचर्स की हैं। चलिए ग्रेट सर ग्रेट। निशांत जी, निखिल जी, ओके सर। myself अखंड प्रताप सिंह फ्रॉम आजमगढ़। मैं भी रामनगर में ही लेक्चरर के पद का हूँ, इसमें वर्किंग और पिछले 1.5 सालों से RIV से जुड़ा हुआ हूँ। अभी योगदान तो बहुत कुछ नहीं है, अभी स्टार्टिंग एरा है कह सकता हूँ, और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी है मेरा यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगता है सब लोगों के बीच रह करके, एक फैमिलियर माहौल बहुत ही बेहतरीन। मेरा अब तक का जो अनुभव है बहुत बेहतरीन है, अच्छा रहा है। और सर का और संजय सर का जो नेतृत्व है वास्तव में असीम क्षमताएं भी हैं लोगों में, और प्रयास यही है कि हम उन क्षमताओं का दोहन अपने लिए कर पाएँ और वो क्षमताएं अपने अंदर विकसित कर पाएँ। ये बहुत बढ़िया बात कही आप, ये इसीलिए आज की मीटिंग है। क्षमताएं तो हैं, उनका दोहन कैसे किया जाए। थैंक यू सर। मैं वीरेंद्र यादव फ्रॉम आजमगढ़, और RIV से मैं लगभग 2.25 साल से जुड़ा हूँ, और पूरा प्रयास भी है। और मेरे जो सीनियर साथी हैं उनका काफ़ी कोऑपरेशन मेरे साथ रहता है। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, और आगे भी इसमें का प्रयास जारी रहेगा। थैंक यू सर। सर तो रिकॉर्डिंग मोड में है। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राज सिंह है और मैं कंप्लीट RIV में। सर गुड आफ्टरनून, मैं सेल्फ दीपक त्रिपाठी, और मैं 1.5 महीने से RIV से ज्वाइन हुआ हूँ। Okay. और विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हम कैसे आपके नेतृत्व में आगे फ्यूचर ब्राइट कर पाएँ। डेफिनेटली श्योर सर। थैंक यू सर। विनोद कुमार अभी जी के साथ साथ जुड़ा हूँ, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। ओके। अभी 1.5 महीने आप भी वहीं से ही हैं? प्रतापगढ़ जी, बहुत बढ़िया सर। सर गुड आफ्टरनून, नाम संजय प्रजापति, दिल्ली से हूँ। अभी 3 महीने से RIV से जुड़ा हूँ और काम कर रहा हूँ। मैं सर जयकिशन, और मैं पिछले 3 साल से RIV के साथ हूँ और एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। चलिए कोई प्रयास है, प्रयास जारी है। लाइव लिंक चला गया ना ग्रुप में, सब लोग देख सकते हैं। ग्रुप में तो चला गया है। नमस्कार, परिचय सर। मनीष चौहान, RIV में पिछले 4 साल से हूँ और ग्रोसरी स्टोर है। थैंक यू सर। आप लोग तो अभी मोबाइल मोड में हैं जी, बताएंगे अपने बारे में। मेरा नाम अमित जिंदल है, और पिछले 1 साल से मैं RIV कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से सीखते हुए RIV को कर रहे हैं, तो थैंक्स RIV। थैंक यू। आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले देखिए, सबसे पहले क्या जरूरी है, आवाज़ कहाँ से आ रही है एडिशनल, उसको प्लीज़ बंद किया जाए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग में वो सर का फ़ोन आया तो मैं समझ लिया था कि आधा घंटा होने वाला डिले। इसलिए मैं YouTube लाइव करवा दिया है कि जो जहाँ बैठा है वहाँ से देख सके। देखिए असल मकसद जो है वो ये है कि ट्रेनिंग सब लोगों तक पहुँचे, वो किसी भी मोड में बैठे हों, चाहे वो अपने घर में हो चाहे यहाँ पर हो, और पहुँचने के साथ साथ वो इम्प्लीमेंट भी हो लाइफ के अंदर। और लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो घर में बैठ के नहीं होता, उसके लिए निकलना पड़ता है बाहर। अगर आप बाहर निकलेंगे नहीं तो फिर अभी जब घर से बाहर निकलने का मूड ट्रेनिंग के लिए नहीं है तो काम के लिए कैसे हो। तो सर्दी गर्मी बरसात तो जहाँ हम रह रहे हैं दिल्ली NCR का पार्ट है, हमें झेलना पड़ेगा, हर साल झेलना पड़ेगा। 2 महीने की कड़ी सर्दी और 2 महीने की कड़ी गर्मी, तो उसके बावजूद हमें काम पे अगर जाना है तो हमें अपने आप को घर से निकालने की आदत डालनी पड़ेगी। घर बैठ के अपने आप को बिजनेस नहीं होता है। तो आगे की बातचीत शुरू करने से पहले मैं एक वीडियो के माध्यम से, जो मेरे को बड़ा एक्साइट करता है जब भी मैं उसे देखता हूँ, और इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है लाइफ में। देखिए इंग्लिश में है वो वीडियो, और काफ़ी लोग उसको इजीली समझ भी पाएंगे, लेकिन कुछ मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा उसको समझाने का। 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन वो अपने आप में, मैं इलेबोरेट तो करूँगा आपको आज की मीटिंग को, और इसमें 2 पार्ट्स रहेंगे। एक रहेगा आपको उस वजह को निकालना अपने अंदर से, किस वजह से मैं इस काम को करूँ, और दूसरा पार्ट रहेगा कि RIV के बिजनेस को मैं कैसे करूँ। मतलब एक हो गया आपका लाइफ की अपनी मोटिवेशन फैक्टर जिसकी वजह से आप कोई काम करने के लिए निकलते हैं, और दूसरा हो गया आपका ट्रेनिंग की उस काम को हमें कैसे करना है जिससे कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊं। लेकिन इस दोनों में पहली चीज़ जो है वो मोटिवेशनल फैक्टर है, जो आपको घर से बाहर निकालने का काम करेगा। तो वो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, और मैं
समझाने की कोशिश भी करूंगा पूरी तरीके से। So many years ago, when I was 19 years old, I had a meeting. इसकी आवाज थोड़ा सा और तेज करेंगे। थैंक यू। और वैसे तो इसमें नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है सबटाइटल्स में, लेकिन फिर भी मैं वर्ड बाय वर्ड इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 5 मिनट का वीडियो है, एक बार फिर से सुनते हैं। When I was 19 years old, I had a meeting with a man that I'd never met before, that was introduced to me by my brother. And this man was very successful financially, with his family, as a philanthropist, as a businessman. And he asked me one question that defined the trajectory of my life. अभी तक की बात में कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आई हो, मैं फिर भी आपको इलैबोरेट करना चाहूँगा कि ये अपने बारे में एक बात बता रहे हैं कि एक लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया 19 साल की उम्र में, जब इनके ब्रदर ने किसी व्यक्ति से इन्हें मिलाया जिससे इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया। तो कैसे? And the question he asked me was I interested in achieving my life's goals and dreams, or was I committed to achieving them? And he said if I was interested, I would do what's convenient, but if I was committed, I would do whatever it takes. इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिससे भी अगर हम बात करते हैं कि आपके सपने क्या हैं, तो बड़ा आसानी से बता पाते हैं। बहुत से लोग तो खैर उस सपनों को भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन सपने बताना बड़ा आसान है। लेकिन एक सपना जो उन्होंने बात करी कि आप अपने सपनों को या अपने ड्रीम्स या जो भी आप चाहते हैं जीवन में, उसको पाने में इंटरेस्टेड है या कमिटेड है। ये दो अलग अलग बातें हैं कि आपको अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये आपका एक इंटरेस्ट है या आप इसके लिए कमिटेड हैं कि नहीं ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इनमें फ़र्क क्या है, वो इन्होंने अपनी एक लाइन में समझाया है कि फ़र्क क्या है इन दोनों में। कि अगर आप किसी चीज़ को पाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप सिर्फ उतना करेंगे जितना आप आसानी से कर सकते हैं, जो कन्वीनियंटली हो जाएगा, क्योंकि ये आसानी से हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड ओनली। लेकिन अगर आप कमिटेड हैं कि नहीं इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप वो सब कुछ करेंगे जो उसके लिए नीडेड है, बजाय उसके कि जो मैं कर सकता हूँ सिर्फ वही करूँ। मैं वो सब कुछ करूँगा जो मुझे इस काम के लिए करना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि अगर आप पैदल यात्रा से अगर वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो वैष्णो देवी की जो पैदल यात्रा है वो 12.5 किलोमीटर की है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं 12.5 किलोमीटर चलने में, तो क्या आपका मन आपका 6 किलोमीटर चलने के बाद अब आपको लग रहा है कि यार आप मेरे से नहीं चला जाएगा, मैं इतना ही चल सकता था, तो फिर आप उसका जो पैदल की जो वो लेकर गए थे एक मन्नत की मैं जाऊंगा, आप उसको केवल क्या करेंगे, चल आप घोड़े का इस्तेमाल कर लेता हूँ, चलो बग्गी का इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। लेकिन अगर आप कमिटेड हैं तो चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, चाहे आप धीरे धीरे चलें या रुक रुक के जाएं या थोड़ा समय व्यतीत करें, आप उस पूरी यात्रा को पूरा करेंगे ही करेंगे अगर आप कमिटेड हैं तो। और वो कमिटमेंट आता है जब एक डर होता है किसी चीज़ के पीछे, और यही हमारे जो शास्त्रों में और ग्रंथों में डर बिठाया गया ना किसी चीज़ का कि अगर इसको पूरा नहीं करोगे तो ये खराब हो जाएगा, उसकी वजह से इंसान के अंदर एक चीज़ क्या आती थी, कमिटमेंट। समझना इन चीज़ों के पीछे बहुत बड़े कारण है कि अगर हम कोई भी प्रण ले लेते हैं, अगर घर में वो अगर हम टाइमली पूरा नहीं करते तो हमें हल्की सी बीमारी भी क्या लगती है कि इस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने वो नहीं किया। और ये बैठाना इसलिए था कि आप अपने कमिटमेंट को पूरा करें। आप सिर्फ ये ना सोचें, जैसे इसके ऊपर भी हमारे यहाँ 2 कथाएं, अगर आप सुनेंगे तो सत्यनारायण की कथा इसी के लिखी गई है। सत्यनारायण की कथा के बारे में अगर आप जानेंगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि एक आदमी बार बार वादा करता है कि मैं आपकी कथा कराऊंगा सत्यनारायण की, इस टाइम पे कराऊंगा, फिर ये टाइम निकल जाता तो कहता है इस टाइम पे कराऊंगा, फिर वो हो जाता चलो इस टाइम पे कराऊंगा, आखिर में भगवान कथाएं हैं ये, लेकिन सिखाने के लिए कि ये तो यार मान ही नहीं रहा, बिकॉज ही इज नॉट कमिटेड। लेकिन आखिर में भाई अब तेरे पर ये संकट इसलिए जाए कि कमिटमेंट पूरा कर, क्योंकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपसे, भगवान आप ही हैं। आप कमिटमेंट वाले इंसान बने, भगवान ये चाहता है, और वो आपके हर छोटे कमिटमेंट के पूरा करने से ही आपको बड़े कमिटमेंट को पूरा करने लायक बनाएगा। जो इंसान अपने जीवन के छोटे छोटे कमिटमेंट को इसलिए पूरा नहीं करता कि यार ये नहीं भी किया तो क्या हुआ, वो इंसान कभी बड़े कमिटमेंट भी पूरे नहीं कर सकता, ध्यान रखना। तो इंसान को सबसे पहले अपने आप को कमिटेड बनाना पड़ेगा किस चीज़ के प्रति आप हैं। तो वो जो आपके सपने हैं आपने देखे हैं, लिखे हैं, पहला पार्ट हमारे किसी भी न्यू एसोसिएट की ट्रेनिंग का ड्रीम्स का ही होता है। तो पहले जब उन्हें लिखे हैं तो ये देखें क्या है, मुझे ऐसी मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो ठीक वाली कहानी है, या मुझे ये नहीं मिलेगा तो मेरी जिंदगी खराब होगी, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या करना है इसको एंड तक लेके जाएंगे। बट इफ आई वॉज कमिटेड आई विल डू वट एवर इट टेक्स, मतलब जो कुछ भी होगा मुझे उसके लिए पूरा करना ही पड़ेगा।
And Mr. Alan Brown said to me, he says, John, he says, if you're interested, you'll do what's convenient. You'll believe your stories and experiences. न सिर्फ आप जो है सिर्फ कन्वीनियंस मतलब जितना आसानी से हो पाएगा उसे ही करेंगे, बल्कि आप अपनी कहानियों और अपने जो एक्सक्यूजेज हैं, जो बहाने हैं, उन पर यकीन करना शुरू कर देंगे। हाँ यार, ये तो मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम है। अरे यार, मेरी तो आंखों से सही से दिखाई नहीं देता इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी तो पैर सही से काम नहीं कर रही, या मेरा तो यार हार्ट कमजोर है मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब आप अपनी कहानियों को, अपने बहानों को अपने ऊपर ऑटोमेटिकली हावी करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप कमिटेड हैं तो ये कहानियां और बहाने आपके ऊपर लागू नहीं होंगे कि यार मैं तो इस शहर से बिलोंग करता हूं तो इसलिए नहीं हो रहा है, मेरे आसपास तो लोग ये नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। कैसे? अपने आप को एक विक्टिम की तरह, यार मेरे साथ ही क्यों होता है जिंदगी में, मैं ही क्यों उलझा हुआ हूं सारी चीजों से। यही आपको आपके कमिटमेंट से दूर करेगा, क्योंकि कमिटेड तो आप है ही ऑफ योर करंट रियलिटी एंड सर्कमस्टेंसेस। आपकी आज की हालातों को आप अपने ऊपर हावी कर लेंगे और ये बहाने देना शुरू कर देंगे कि मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। कमिटेड इंसान कभी ऐसा नहीं करता, उसको इस बात से मतलब ही नहीं था हो क्या रहा लाइफ में, उसको तो करना है जो करना है। And circumstances, you'll come up with all the reasons why you can't achieve those. आप सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे कि आप क्यों नहीं अचीव कर सकते। यार ये मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। ये कॉमन मैन That's what you will be focused on for the rest of your life. He said, and the big difference is if you're committed, you'll start today to let go of your stories, your excuses, your reasons why you're achieving your certain results right now, and why you can't achieve any of those goals and dreams you wrote down on this piece of paper. So if you're committed, you'll upgrade your knowledge. If you're committed, you'll upgrade your skills. If you're committed, you'll come in every single day and figure out how you can achieve those goals. ये सबको समझ में आने वाली बात है कि अगर आप कमिटेड हैं तो आप हर रोज अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपनी शारीरिक हिम्मत को बढ़ाएंगे, अपनी मानसिक हिम्मत को बढ़ाएंगे कि कैसे मुझे उस गोल को अचीव करना है। अगर कोई भी कमिटमेंट किसी भी इंसान ने किसी भी चीज़ के लिए लिया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके शारीरिक मानसिक अवस्था की जो जरूरत है उसको आपको बनाना होता है, वो बनी हुई नहीं होती है। कोई बॉर्न वेट लिफ्टर नहीं पैदा होता है कि ये तो पैदा ही इतना महान हुआ है कि उठाएगा 200 किलो का। जब उसके मन में कमिटमेंट होता है कि मुझे एक वेट लिफ्टर बनना है और मुझे गोल्ड मेडल लेके आना है, या मुझे मुक्केबाज बनना है और मुझे गोल्ड मेडल लेकर के आना है, या मुझे क्रिकेटर बनना है और मैन ऑफ द मैच लेके आना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ट्रेनिंग्स को डिजाइन करता है। और हम जिस बिजनेस फ्रेटर्निटी के अंदर हैं तो हमें अपने आप को कहाँ के लिए ट्रेन करना है? हाँ जी, हमें ट्रेंड कहाँ के लिए करना है? ड्रीम तो सबका सेम है। देखिए आप ये मानिए कि ड्रीम एक ही है सक्सेस, चाहे ओलंपिक में गोल्ड ऊंची जंप से आए, लंबी जंप से आए, बैडमिंटन में आए, लॉन टेनिस में आए, इससे मतलब नहीं। उन सबको वो चाहिए, वो उनका एक रास्ता है जो उस ड्रीम तक पहुंचा रहा है कि उनका इंटरेस्ट जो फैक्टर है वो किसी का लॉन टेनिस में है, किसी का इंटरेस्ट फैक्टर बैडमिंटन में है, लेकिन गोल तो यही कुश्ती पर लड़के मुझे गोल्ड मेडल जीतना। केवल कुश्ती लड़ना थोड़ी ना है, लेकिन उसके लिए उनका जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो वहां है। तो आज जो इस ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठे हुए वो आपके इंटरेस्ट के साथ आनी चाहिए। अगर आपको इसमें बोरियत महसूस हो रही है या अच्छा नहीं लग रहा तो ये आपको कामयाबी नहीं लेके आ सकता। भूल जाइए, कामयाबी को ले आने के साथ साथ जिस काम को करने या तो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए, और नहीं तो वो काम कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अल्टीमेट गोल के लिए, जो है क्या? गोल्ड मेडल, यानी लाइफ में एक सक्सेस। तो आपको ये रास्ते ढूंढने होंगे कि जो आपके गोल को लेके जाए। And why you must versus why you can't and why you won't. बजाय इस बात की कि आप क्यों नहीं कर सकते और कैसे नहीं कर पाएंगे, आपको ये सोचना है कि मुझे करना क्यों है, रीजन क्या है उसको करने का है। To explain the difference between interest and commitment to me, I put my hand out and I shook his hand and I said, Mr. Brown, I am committed. Now, I was scared shitless to say that I'm committed because I had to let go of all of my reasons why I couldn't achieve my goals and dreams. And the very act of writing my goals and then saying to him and then to myself, making a commitment to myself to be committed, I started to achieve the financial and life goals and dreams that I wrote down on that piece of paper. And not only did I achieve every one of those, I way exceeded every single goal. That's when my whole life changed. One commitment, one moment in my life.
I said that I was committed to my financial and health and relationship and career and business and charitable goals and the travel goals and the health goals I had. I was committed to all my goals. He said, great. Well, the first action steps towards commitment is to develop a plan for how you're going to actually achieve. अब बात यहाँ तक नहीं है कि आपने सिर्फ एक कमिटमेंट ले लिया कि मुझे सक्सेस होना है, तो आप पहला स्टेप क्या है, जिसको हमने हजारों बार आपके साथ डिस्कशन किया है जो पुराने लोग हैं, कि पहला स्टेप है कि आपको एक प्लान डेवलप करना है, पेपर पे लिखना है कि कैसे ये शुरू करना है मुझे। पहला कदम क्या होगा मेरे को शुरुआत कहाँ से करनी है? आज की मेरी मीटिंग का मेन उद्देश्य यही है कि पहला कदम क्या होगा। So here's my question for you. Are you interested in achieving your financial and health and relationships and career and business goals and your travel goals, or are you committed? Now, if you're committed, here's what I'd like you to do. Take a sheet of paper and write down one goal for every area of your life. My goals. He said, great. Well, the first action steps towards commitment is to develop a plan for how you're going to actually achieve those goals. So here's my question for you. Are you interested in achieving your financial and health and relationships and career and business goals and your travel goals? इन सारी चीजों को एक बार नोट करें। कौन-कौन से गोल्स हैं? फाइनेंशियल हेल्थ रिलेशनशिप बिजनेस करियर ट्रैवल है हमारे पास अच्छा, इसका ढक्कन नहीं है। फाइनेंशियल हेल्थ रिलेशनशिप, सबसे कम ध्यान किस पे हमारा? हेल्थ फाइनेंशियल हमारा ध्यान जो है इनमें से यही दो पेन है जो खराब है और सही पेन एक भी नहीं है। नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। सूख गया हमारा ये तो मैं देख ही चल रहा पेन नहीं है कोई और लेके आओ फटाफट। इसके बिना कैसे काम होगा? ये पहले चेक करना है। पेन तो होंगे वहाँ पर, उसमें देखना है ना, मेरे केबिन में देखना है, मेरे केबिन में चेक करना है कोई, उसमें होगा जो ड्रॉप हुआ है। नमस्कार दादा जी, कैसे हैं? है तो लो। हाँ फाइनेंशियल हेल्थ relationship, career, health and relationships and career and business. कैरियर एंड ट्रैवल गोल्स, बिजनेस एंड ट्रैवल गोल्स। तो हमें तो यही नहीं पता कि लाइफ में गोल क्या है। गोल की बात करो तो दो चीजें दिमाग में आती हैं, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, दैट्स ऑल। इसके अलावा दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है। क्यों पता है कारण क्या है? एक्चुअली ये गोल है ही नहीं, ये जरूरत है, ये ड्रीम तो है ही नहीं, ये तो आपकी नीड है। इसीलिए सबसे पहले तुरंत निकल के ये आता है। यानी ज्यादातर लोगों को सबसे पहले ये चाहिए, एक अच्छा मकान, एक अच्छी गाड़ी, यानी जिस मकान में रह रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है ना। गोल्स क्या हैं? इन सब चीजों को ड्राइव, कितने लोगों ने अपने ट्रैवल गोल डिसाइड किए हैं? कम से कम मैं अपने आप को इस मामले में लकी मानता हूं कि मैं अपने ट्रैवल गोल हमेशा डिसाइड करता हूं कि मुझे जाना कहाँ है। हर साल में या 6 महीने में जाना कहाँ है, मेरा पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि इस साल मुझे यहाँ जाना है, इतनी रात के लिए जाना है। गोल डिसाइडेड है, मुझे ये नहीं पता ये पूरा कैसे होगा, लेकिन पहले गोल डिसाइड होगा, उसके बाद ये भी कैसे होगा। कितने लोगों के हैं आपके कि हाँ भाई इस साल 2023 में मुझे ट्रैवल में यहाँ जाना है? वेरी गुड। मैंने अप्रैल में जाना है वैष्णो देवी। पता है ये जितना अगर मैं बात करूं हमारे समाज की, वो इस तरीके से संस्कार डिजाइन किए गए हैं, ये जो तीर्थ यात्रा डिजाइन की गई हैं, ये इसीलिए डिजाइन की गई हैं आपके ट्रैवल गोल बने। आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में तीर्थ स्थान इसलिए दिए गए हैं कि आपके ट्रैवल गोल बने। गोल बनेगा तो आप अपने आप को कमिटेड करेंगे किसी काम को करने के लिए। न सिर्फ इतना करेंगे बल्कि आप पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस को भी ग्रो कराएंगे, जगह जगह के लोगों के लिए एक नया आयाम पैदा करेंगे, उनके जनरेशन ऑफ इनकम का। ट्रैवल गोल, और इसके लिए ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं पूरे हिंदुस्तान में बनाया है। पूर्वजों ने पहले डिसाइड कर दिया है कि तीर्थ यात्रा में कहाँ जाना है। हम में से किसी ने, चलिए बहुत अच्छा, कम से कम वैष्णो देवी या तीर्थ के बहाने हम लोग ट्रैवल गोल बनाते हैं कि इस साल यहाँ नहीं, इस साल वैष्णो देवी। हमारे बुजुर्ग हमसे ज्यादा बढ़िया हैं। ये जो बीच के 50-60 साल की पीढ़ियां गई है ना, ये बकवास गई है सारी, क्योंकि इनके जीवन के गोल बड़े सीमित हैं। शनिवार को दारू पीनी है, इतवार को सोना है और सुबह फिर काम पे निकलना है।
ये लॉन्ग टर्म गोल्स। ट्रेवल गोल आपको लाइफ में बनाना है सर, चाहे आप तीर्थ यात्रा के ही बनाओ, लेकिन यू मस्ट हैव। कितने लोग हर साल कहीं ना कहीं प्रॉपरली ट्रेवल के लिए जा रहे हैं? मैंने प्रॉपरली बोला है। प्रॉपरली का मतलब क्या है? हर साल। प्रॉपरली का मतलब है उस लग्जरी के साथ, जहां आपको ये महसूस ना हो कि यार ये मैं कहाँ अटक गया। होटल जो होना चाहिए वो आपकी लग्जरी के साथ होना चाहिए। वो सिर्फ जरूरत का नहीं होना चाहिए कि नहीं यार हमारा लक्ष्य तो वैष्णो देवी हो गया, लेकिन वो सिर्फ मंदिर के दर्शन तक तो सही रहा, बाकी चीजें हमने जो रखी वो बिल्कुल थर्ड क्लास स्केल की रखी कि धर्मशाला में रुक जाएंगे, किसी भी तरह का कंबल ओढ़ लेंगे, किसी के साथ मर्जो भी चले जाएंगे, बस में धक्के खाते हुए चले जाएंगे। हमने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया कि वो मेरी लग्जरी का पार्ट कैसे होना चाहिए, कि वो मेरे साथ एक लेजर भी हो और तीर्थ भी हो, दोनों चीजें हो। तो ट्रेवल गोल। एक और गोल है हेल्थ का, जिसपे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जरूरतों के साथ। एंड रिलेशनशिप गोल। हमारा गोल सिर्फ ये रहता है कि पैसे कैसे बढ़े साल फाइनेंशियल। और जबकि फाइनेंशियल गोल जो है वो इन सब का निचोड़ है। इन सब पे फोकस करोगे अपने आप आ जाएगा। जब फोकस इस चीज के लिए करोगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा। जब आपको ट्रेवल के लिए पैसे की जरूरत होगी तो भागदौड़ तो होगी होगी। वो होगी कैसे मैं बताऊंगा। खैर नेक्स्ट। Travel goals, or are you committed? Now, if you're committed, here's what I'd like you to do. Take a sheet of paper and write down one goal for every area of your life. Health, wealth, career, business, charity also. Charity तक तो पहुंचे नहीं। अब क्या करना है आपने, एक पेपर लेकर के उस पे अपने ये सारे एक गोल सबका लिखना है आपने। अगर एक ही लिखना है तो सबसे बेहतरीन लिखना भैया। अगर ट्रेवल गोल का मैं एक ही लिखने के लिए कह रहा हूं तो कृपा करके उसको बनारस जाकर के नहाना है या वैष्णो देवी के दर्शन करके आने, यहाँ तक सीमित मत रखना। एक ही अगर ट्रैवल गोल बनाना है तो कुछ तो दिमाग में आता है को, कम से कम फिल्मों ने हमें एक डेस्टिनेशन तो दिया ही था। सबके दिमाग में क्या था? सिंगापुर। चलो किसी के सिंगापुर भी आया, और ज़्यादातर मलेशिया, बाली। देखिए स्विट्जरलैंड ही आता था मेरे ख्याल से, तो अब पता नहीं लोगों के वो बदल गए हैं। अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद अब ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि मेरी उम्र के लोगों के टाइम पे स्विट्जरलैंड था, अभी नई जनरेशन वालों के लिए ये बदल करके कुछ 3-4 एड ऑन हो गए हैं। सिंगापुर आ गया है, बाली आ गया है, मालदीव्स आ गया है लेटेस्ट में। तो अगर एक ही ट्रैवल गोल है तो थोड़ा सा बड़ा बने कि हाँ ये है, और नहीं तो कोई जो आपके दिमाग में चलता हो उस दिमाग को इम्प्रूव करके कहाँ तक लेके आ सकते हैं। अगर हमें मान लो कि हमें रामेश्वरम का ही बनाना है या द्वारका का ही बनाना है, जगन्नाथपुरी का ही बनाना है, तो लग्जरी के साथ जाएं कि हमें उसको बेस्ट कैसे करना है। Career, business, charitable. Now write down one goal and when you want to achieve it by. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोल तो लिख दिया, लेकिन कब? When? देखिए जो पहले पार्ट की मेरी ट्रेनिंग में बहुत लंबे सेशन में जाने का प्लान नहीं था मेरा, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो का इस्तेमाल किया था कि मैं आपके गोल क्लियरेंस की बात करूं। हाउ टू अचीव दैट, उसके ऊपर मैं आज बात करूंगा कि आरएवी के थ्रू आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। And what I want you to do is write down 3 action steps that you can take towards achieving those goals. Write down what do you need to learn, what do you need. एक्शन प्लान क्या है? लर्निंग क्या रहेगी? बिलीफ क्या रहेगा आपका? What do you need to. और आपको एक्शन में करना क्या होगा? ये 3 चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी चीज को आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहारा जिसका बनाना चाहते हैं, लक्ष्य आपका कुछ भी है, उसके लिए सहारा क्या है, उसके बारे में 3 चीजें जाननी है। क्या कि आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या बिलीव करना है उसका, और क्या क्या एक्शन प्लान करना है। Take those things, put those right on your calendar with a time by which you are going to complete those. हर एक के ऊपर एक टाइम लिमिट हो जानी चाहिए कि ये मुझे इस टाइम तक करना ही करना है। And if you can do that for each one of your goals, if you can focus on the goal you want to achieve, 3 action items towards achieving those goals, and a specific timeline by when you're going to achieve it by, you are going to be the type of person that achieves your goals and dreams versus the person who hopes and prays. अगर आप ये करना शुरू करेंगे तो आप उस आदमी से अलग हो जाएंगे। एक वो जो केवल होप करता है कि मेरे सपने पूरे हो जाएं, और एक वो जो अपने सपने को पूरा करता है एक्शन लेने के साथ। तो इन 2 में अंतर करने के लिए आपको जो जो करना है वो ये बताया गया। And wishes that those goals and dreams become a reality. The person who achieves goals and dreams takes consistent, daily, weekly, monthly. कंसिस्टेंसी, ये मेरा आज का 3 पार्ट्स में से एक था।
जो आपको करना है कंसिस्टेंसी एवरी उसमें गोल्स में towards those goals and dreams, and they don't allow their stories or their excuses or the reasons or circumstances to hold them back. They are committed to achieving their goal no matter what. That's the attitude, that's the mindset that you have to have, and you have to have absolute resolve that you will do whatever it takes. So, are you interested or are you committed? सर, तो आर यू इंटरेस्टेड और आर यू कमिटेड? कमिटेड। मुझसे बोलने से फायदा नहीं है, अपने आप से बोलना है। आपको ये कमिटमेंट्स अपने साथ लेने ही पड़ेंगे कि जो भी चीज़ मैं चाहता हूँ उसके लिए मेरी चाहत केवल यहाँ तक सीमित है कि अपने आप हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे नहीं। या मुझे इसके लिए जो जो करना है वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। तो अगर आप उन चीज़ों के प्रति कमिटेड हैं, उनमें ये सारे सेक्टर्स आपको शामिल करने पड़ेंगे कि आपके ट्रेवल गोल के है क्या, पहले तो है क्या, और फिर वो क्या वाकई में उसे अचीव करना चाहता हूँ, उतना कमिटेड हूँ, और तीसरा क्या कि उसके लिए मुझे जो जो करना है, मुझे क्या लर्निंग करनी है, उसके लिए क्या बिलीव करना है और क्या एक्शन लेना है, इन तीनों के ऊपर कंसिस्टेंटली काम करना होगा, देन आई विल अचीव दैट। तो इन सब एरियाज में मैंने पेपर पेन लेकर के आने के लिए इसलिए कहा था कि आप इन सारे एरियाज जो मैंने यहाँ लिखा है उसको अपने पेपर पर भी लिख सकें और डिसाइड कर पाएँ कि मुझे क्या चाहिए। और बिना हेल्थ के आप अपनी वेल्थ को भी इंजॉय नहीं कर सकते, तो उस पर भी पूरा ध्यान आप लोगों ने दें। और ये फर्स्ट चैप्टर है इसका गोल, तो इसको आप इन सभी सेक्टर्स में अपना डिजाइन करना शुरू करें। सेकेंड है सर आपका लिस्टिंग। लिस्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कर्स की जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, और दूसरा आपकी इन्वेस्टर्स की जिनके साथ आप जिनको सिस्टम में इन्वेस्टमेंट लेकर के आना चाहते हैं। ये लिस्ट आप अपनी प्रॉपर बनाएं, लोग इस पे काम नहीं करते हैं। बिना लिस्ट के उठ के लिए किसी को आज कॉल किया और रैंडमली एक मीटिंग प्लान की, ऐसे नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से आप प्लान करें। एंड थर्ड है आपका हाउ टू इनवाइट देम। प्रपोजल जिसको मैं बोलता हूँ कि आपने प्रपोजल क्या रखना है, और प्रपोजल के बाद है हाउ टू प्रेजेंट। प्रपोजल के बाद पहले आता है बीच में, प्रेजेंटेशन से पहले प्रपोजल के बीच में आपका उस क्लाइंट का एनालिसिस करना, क्लाइंट की नीड एनालिसिस हमें करनी है कि उसको हमें किस प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। कहाँ हम लोग शुरुआत से ही अपने आप को सही रखें तो उतनी मेहनत कम होगी। सबसे पहले आपको किसी भी क्लाइंट को आप इनवाइट कर रहे हैं, अगर इनवाइट कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक कॉल है हमारे यहाँ सबसे पहले, क्योंकि नए लोग काफ़ी हैं। दिनेश इसे ले जाने का गिर जाएगा। नीड एनालिसिस आफ्टर इनविटेशन, नीड एनालिसिस से पहले आफ्टर प्रपोजल है। प्रपोजल क्या है, देखिए वो इनविटेशन हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रहा हो। इनविटेशन इसीलिए मैंने इसका वो लिखा प्रपोजल, इनवाइट तो बाद में ही होगा, पहले प्रपोजल रखना है। और प्रपोजल क्या है वो मेरी लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी लिस्ट में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे नेबर्स हैं, तो एक्चुअली इनविटेशन आप कई दफ़ा कोई अपनी दुकान खोलता है तो उसका उद्घाटन करते हैं हम लोग कई दफ़ा, है ना। जो उद्घाटन है वो बेसिकली इनविटेशन भी है, प्रपोजल भी है, लेकिन करंट के ग्राहक का माइंडसेट नहीं है। वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है कि मैंने कुछ स्टार्ट कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड समथिंग। अब जब यू हैव स्टार्टेड समथिंग और आप कॉल करते हैं लोगों को, उस इनविटेशन में बुलाते हैं, तो आप उस समय जो चीज़ ओपन कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो सारे आपके ग्राहक हैं जिनको आप इनवाइट करते हैं। उस वक्त उनको इनवाइट करने का एक मेजर कारण ये होता है, ये हो सकता है आज के ग्राहक ना हो, कुछ दिनों बाद के हों। दूसरा ये कि आपको अपने समाज को भी बताना होता है कि आप कुछ करते हैं। तीसरा आपका ये होता है कि ये ग्राहक मेरे को हो सकता है खुद ना हो, लेकिन मेरा प्रचार ऐसी जगह करें जहां से ग्राहक मेरे पास आ सके, है ना। आप फॉर एग्जांपल आप पैथोलॉजी लैब डाल रहे हैं और आप अपने सारे रिश्तेदारों को ये सोच के नहीं बुला रहे हैं कि ये सारे बीमार हैं तो ये मेरे यहाँ पैथोलॉजी लैब के उद्घाटन में आए। आप ये मान रहे हैं कि इन सबको ये पता हो कि भविष्य में कभी भी जरूरत पड़े तो आपके लिए मैं हूं, दिस इज अ रीजन। तो इसका इन्विटेशन भी है और ये प्रपोजल भी है, समझ रहे। और
साथ ही साथ कि आप सबको बुलाया है, लेकिन यहाँ तक तो सीमित नहीं है कि आपके 100 लोग हैं, वो 100 लोगों के भी तो 100 जानकार हैं, तो उनके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन वहां तक चली जाए जो डायरेक्टली आपसे भली न जा रही हो, लेकिन वो आपके ग्राहक हो सकते हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, उद्घाटन जो है वो एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है, वर्ड ऑफ माउथ का भी एडवर्टीजमेंट वो करता है काम। और इस एडवर्टाइजमेंट को हम लोग पहले ब्रशर्स के माध्यम से, फ्लायर्स के माध्यम से पहले करते थे। आज सबसे आसान माध्यम क्या है? सोशल मीडिया, है ना। आप इंस्टा का यूज कीजिए, आप व्हाट्सएप स्टेटस का यूज कीजिए, और फेसबुक, और जो भी इस तरह के मीडिया हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा नई जनरेशन जानती है। आप अपने बच्चों से घर में पता कीजिए कि क्या है तरीके उसको फेमस होने के लिए। लोग आज की डेट में उल्टे सीधे वीडियो बना करके लगातार बनाते बनाते एक समय के बाद जाकर के अपने आप को हिट करने में कामयाब भी हो रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन कामयाब कौन हो रहा है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट व्यक्ति। कंसिस्टेंसी किस वजह से आती है पता है? कंसिस्टेंसी उन 3 कारणों में से एक कारण की वजह से आती है, और वो है बिलीफ। जिस दिन आपका बिलीफ टूट जाता है, आपकी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। समझ लीजिए, आप तभी तक कंसिस्टेंट हैं जब तक आपका बिलीफ लेवल हाईएस्ट लेवल पर है और हमेशा बना। जिस दिन आपको ये किसी भी डॉक्टर पे यकीन चला गया, तो आपका उस डॉक्टर पे जाना बंद हो जाएगा, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे? अल्टरनेट ढूंढेंगे, किसी और पे जाएंगे। जिस दिन आपको लगा कि यार 16 सोमवार कर लिए, अभी भी अच्छा पति नहीं मिला, तो फिर अभी कहना शिव जी तो काम नहीं कर रहे, अभी किशन जी पे ट्राई करते हैं, बिकॉज आपका बिलीफ खत्म हो गया। थोड़े दिनों बाद किशन जी भी ट्राई में नहीं चल रहे, तो एक काम करते हैं, धर्म ही परिवर्तन करके देख लेते हैं, कल से नमाज पढ़ेंगे। तो ये क्या है? शेक क्या हो रहा है? बिलीफ शेक हो रहा है। ऐसे ही मार्केट में हम लोगों के साथ दिक्कत है कि हम कहाँ कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, जहां हमारा बिलीफ काम नहीं कर रहा होगा। तो उस बिलीफ को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? लर्निंग, नॉलेज। और ये बिलीफ जो एक ऐसी चीज है जैसे समुद्र में दौड़ता हुआ जहाज या नाव, ये कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा छेद इसको डुबाने में कामयाब होता है। अगर हमारे को अच्छी सक्सेस नहीं मिल रही है, हम कंसिस्टेंट नहीं है, तो मान लीजिए कि आपके नाव में कुछ छेद हैं जिसको आपके सीनियर समय समय पर रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। अभी अल्फी लगा दिया या जो भी लगता है उसमें एमसील लगा लो, वो कर दिया, लेकिन कोई ना कोई तब तो ऐसा होता है, या आपके आसपास का खुद का सराउंडिंग ऐसा होता है कि वो उसमें छेद करने का काम करते रहते हैं। तो अपने आप को लगातार बना के रखना है कि आपकी लर्निंग और नॉलेज, और ये लर्निंग और नॉलेज लेनी किससे है? माहौल से। इसके अलावा सक्सेसफुल ग्रोइंग कंसिस्टेंट अपलाइन से। हो सकता है कि आपको एसोसिएट फॉर एग्जांपल प्रजापति जी, अमित जी ने करा है, आपके सपने आपके हैं, इनके सपने इनके हैं, आपका बिलीफ आपका है, इनका बिलीफ इनका है। कल को इनके बिलीफ में शेक हो रहा है, लेकिन आप अभी भी स्ट्रांग हैं, तो अब आपको किसको फॉलो करना है? अगर मेरे में भी प्रॉब्लम है तो लाइन को, जो आपको सीनियर सक्सेसफुल कंसिस्टेंट व्यक्ति दिखाई दे रहा है, आपने उस तक को फॉलो करना है। हिंदुस्तान में कथाओं में यह भी पता है कि अगर गुरु सामने नहीं भी है ना, तो गुरु की मूर्ति लगा के भी लोग तीरंदाज बन जाते हैं, गुरु जिसको सिखाता है उससे भी बड़ा बन जाते हैं। ये कहानियां भी है ना। तो ऐसा नहीं है, समझिए सिर्फ किस चीज से हुआ? बिलीफ से। उसको ये बिलीफ था कि ये गुरु सबसे स्ट्रांग है, सबसे महान है, और उस बिलीफ पे, क्योंकि वो बिलीफ हमेशा बना रहा। सबसे बढ़िया बात क्या है? ये और अच्छा बिलीफ होता है। अच्छी बात है गुरु मिल रहा है, सबसे अच्छा बिलीफ तो है कि उसको गुरु नहीं मिल रहा, तो गुरु की कमियां भी पता नहीं चल रही, तो बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग है। अभी गुरु आसानी से अवेलेबल आता है, तो गुरु की कमियां बड़ी अच्छी पता होती हैं। अच्छा ये तो पी के पड़ा हुआ था उस दिन। अभी बिलीफ, अब इससे ज्यादा मैं जानता हूं, उस दिन उसे ये होता है। प्रॉब्लम क्या है? आपका बिलीफ, या आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो और ज्यादा महान तरीके से आपको सिखाते हो, लेकिन कभी भी आपको अगर एक दिशा पकड़नी है, एक गुरु के साथ आपको चलना पड़ेगा और उस पर 100% बिलीफ बना के रखना पड़ेगा। और अगर ये बिलीफ आपको हट रहा है तो हट जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप कंसिस्टेंटली एक जगह बैठ करके कुछ समय नहीं देंगे, तब तक आप भटकते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि भटक करके भी लोग मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन भटकते भटकते कहीं ना कहीं जाकर के रुक करके तभी पहुंचते हैं। उनके भटकाव ये हो सकता है कि नहीं यार, ये वो नहीं था जिसको मैंने सोचा था, है ना। महात्मा बुद्ध केवल अकेले एक गुरु से नहीं महान बन गए थे, उन्होंने भी कई गुरुओं के बाद जाकर के
लेकिन एक चीज का किया था उन्होंने, एक गुरु को तब तक लिया जब तक उनका सब कुछ निचोड़ नहीं लिया, कि अब ये उस स्तर तक है जहां तक मैं पहुंच चुका हूं, अब अगर मुझे इससे आगे जाना है तो लेवल के गुरु पर जाना पड़ेगा। लेकिन हम गुरु बदलने से पहले क्या ये देखते हैं कि क्या हम उस लेवल तक आ चुके हैं जहां पर ये है, या हम इनको गिरा के अपने लेवल पे लेके आ रहे हैं। तो बिलीफ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। गुरु आपका ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, गुरु आपका सीनियर भी हो सकता है, गुरु आपका जो अपलाइन है वो भी हो सकता है, गुरु आपका क्रॉस लाइन भी हो सकता है, बशर्ते वो वाली बातें करें। तो बिलीफ चाहिए, बिलीफ आएगा आपको लर्निंग नॉलेज से लगातार, और ये आएगा वो जिसको आपने बोला वो है माहौल से। लर्निंग और नॉलेज के लिए आपको आना पड़ेगा जहां ऐसी चीजें के बारे में बातें होती हैं। भक्त बनना है तो कहां जाना पड़ेगा? मंदिर में। सिंपल, गुरु के पास भक्ति जहां में माहौल होगा वहां। हम अपने आप को ये नहीं कह सकते नहीं यार मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग विल पावर है, मैं अपना बार में बैठ के भी भक्ति कर सकता हूं, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माहौल एक ना एक दिन आपको अपने लपेटे में ले लेगा। तो हम बात कर रहे थे प्रपोजल की। प्रपोजल इज लाइक उद्घाटन ऑफ योर दुकान, एनीथिंग। तो ऐसे ही हमारे अपने बिजनेस का, एक्चुअली हम सेल्स में, खासकर नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस के अंदर, हम ये मानते ही नहीं कि हमने कोई बिजनेस शुरू किया है। हमें लगता ही नहीं है कि इतना अच्छा बिजनेस है। हमें बिजनेस अच्छा ही वो लगता है जो 50 लाख रुपए लगा करके खोला जाता है, उसके बाद उसमें 8 से 10 घंटे बैठ करके गद्दी तोड़ी जाती है, और उसके बावजूद भी ये पता नहीं कि साल भर में वो 5 लाख कमा के देगा कि भी नहीं देगा। सिर्फ ये पता है कि हम मोहल्ले में कहीं पर दुकान लेकर के बैठे हैं, 4 लोग जानते हैं कि फलाने भाई साहब की टेक्सटाइल की दुकान है, या जीन्स का शोरूम है, या बेकरी की शॉप है, ये बस अपने को यही पता है। वो बिजनेस जो आपको साल में भी 5 लाख से 10 लाख कमा के देने में सक्षम नहीं है, हम उसे बहुत बड़ा बिजनेस मान करके बैठते हैं। और जो बिजनेस महीने का भी 10 लाख दे रहा है लोगों को, 20 लाख दे रहा है, 25 लाख दे रहा है, बिना कुछ बहुत विशेष लगाए हुए, हम उसे उतना भारी बिजनेस मानते हैं। और आप जब नहीं मानते तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना लो होता है कि आपका क्लाइंट भी नहीं मानता है कि आप इतने भारी व्यक्तित्व हैं। तो प्रपोजल के समय अगर आपका व्यक्तित्व भारी नहीं है, यानी कि आप ये मान ही नहीं रहे हैं कि आप एक अच्छा प्रपोजल लेकर के जा रहे हैं, तो आप समझ नहीं सकते कि उसका रिजल्ट आने की संभावना है ना के बराबर। अभी समझ लीजिए, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में वो भारीपन नहीं है या वो मैच्योरिटी नहीं है, हम उसको हल्का मानते हैं। तो इसको ज्यादा जितना हम नॉलेज और लर्निंग लेंगे उतना ही ज्यादा ये हमारे अंदर भरता चला जाएगा कि नहीं, हमारे पास एक बहुत बेहतरीन चीज है। और वो चीज के लिए आपके पास कंपनी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, कंपनी का इतिहास, जो आज हम 10 साल से ऑल ओवर वर्ल्ड पे अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दे रहे हैं। तो प्रपोजल भी मेरा यही है कि आई हैव एन एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट प्लान या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी व्हिच कैन गिव यू 12 to 20% या 22। आप बिल्कुल स्पेसिफिक मत होइए कि मैंने तो यार 18 कहा था, कभी 20 कहा था, 22 कहा था, इससे मतलब नहीं है। आप 12 से 18 भी कह सकते हैं, 12 से 20 भी कह सकते हैं, 12 से 25 भी कह सकते हैं, क्योंकि हर तरह के प्लान है हमारे। 100% सिक्योरिटी और गारंटी के साथ हम आपको रिटर्न देंगे, इतने ताकत के साथ आपकी आवाज होनी चाहिए। हम एक शुरुआत तो कर देते हैं, वो क्या है, स्टेटस पे डालना या फेसबुक पे डालना, हमने कर दिया। ये पहला स्टेप है। ये स्टेप है जैसे कि हमने ब्रशर्स बांट दिए, लोगों तक चला गया, लेकिन उन्होंने इतनी निगाह डाली नहीं इसके ऊपर, हर आदमी नहीं देखता है, लेकिन आपने डाला सबके लिए। इसको पर्सनलाइज भी करना है। एक तो हो गया व्हाट्सएप स्टेटस जो कि आपने डाला, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। एक है पर्सनली आपने उनको मैसेज किया कि आपने एक काम शुरू किया है। अभी मकसद क्या है सर, अभी का मकसद क्या है? लेटर मकसद सबसे एक ही है कि मुझे उससे ग्राहक चाहिए या वो ग्राहक के रूप में चाहिए, लेकिन अभी क्या मकसद है? प्रपोजल। प्रपोजल मतलब एडवर्टीजमेंट। अभी सिंपल मतलब है मेरा कि एडवर्टीजमेंट हो। तो एडवर्टीजमेंट तब तक प्रॉपर ऐड नहीं है जब तक उसके दिमाग में घुसा ही नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो। तो पहला स्टेप आपने उठाया, जहां पर क्या होता है, कुछ लोग आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे भी थंब कर देते हैं जब आप डालते हैं, पहले स्टार्ट या फलाना ढंकाना कुछ भी क्या है उसमें कर देते हैं। सेकंड होता है कि आपके स्टेटस को ज्यादातर लोगों ने देखा ही नहीं, तो कैसे देखेंगे वो? जब आप पर्सनलाइज करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। ये पार्ट है बिजनेस का। और थर्ड है आप उनको कॉल करेंगे। यहां तक ही नहीं पहुंचते हम लोग, आपको हर एक व्यक्ति को
ऐड करना ही करना है। अगर आप दुकान खोलते और उन्हें बुलाते तो आपकी दुकान खुली, आपको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको भी दुकान खोलने के बाद आप बुलाते, कॉल करके तो बुलाते हैं। क्या ऐसा होता है कि आपने रिश्तेदारों को केवल व्हाट्सएप कर देते कि आना है, आ जाएंगे? आज भी अगर आपको शादी के कार्ड भले ही आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से भेजते हो, कॉल फिर भी करना होता है। और उसमें से कुछ रिश्तेदारी तो ऐसी होती है कि जाना भी पड़ता है, चाहे कितना ही हो जाए। हाँ जी, सेम विद योर बिजनेस। आपको एक भारी भरकम मैच्योरिटी के साथ कॉल करके कि फूफा जी मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया है जहां पर हम लोग अपने इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं, जहां 12 से 18-20% तक भी 100% सिक्योरिटी और गारंटी के साथ आपको रिटर्न्स देते हैं। और किसी भी तरह के निवेश के लिए कभी भी लाइफ में मुझसे संपर्क सबसे पहले करना। और अगर मुझे आधे घंटे का समय दो तो मैं आपको उसको बताने के लिए आना भी चाहता हूं। अब ये हुआ प्रपोजल प्रॉपर। आप इस भारी आवाज में, मैच्योरिटी में आप प्रपोजल रखो तो सही 200-500 लोगों के आगे। आप जब इस प्रपोजल को रखेंगे तो अब वहां से जो बात डॉक्टर साहब ने की कि भाई इन्विटेशन पहले कि प्रपोजल को नीड एनालिसिस पहले, अब ये प्रपोजल हुआ। अब मैं नेगेटिव को हटाते हैं क्योंकि 90% तो नेगेटिव ही आएगा आपके सामने कि नहीं यार अभी तो पैसे ही नहीं है, क्या शुरू कर दिया तूने, अब कहां फंसा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। अब इनमें से जो मेरे पास आया नीड एनालिसिस, वहां से शुरू होगा। नीड एनालिसिस से पूछे किस तरह का है बेटा इन्वेस्टमेंट, जरा बताना मुझे और क्या हुआ है। अब यहां से आपके हाथ में धागा आ गया। अब आप सिंपल बात करेंगे फूफा जी मैंने रियल एस्टेट का मेरा काम है जहां पर हम लोग इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं प्योरली ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगहों पर। मेरे यहाँ पर 2 लाख रुपए से या 2.5 लाख रुपए से कोई भी रकम आपने पकड़ा से लेकर 2 करोड़ तक के अलग अलग प्लान्स में हम लोग निवेश कराते हैं। तो उनके अलग अलग बकेट्स हैं, जैसा आपका बजट होगा उसी हिसाब से हम आपको ये रिटर्न्स प्रोवाइड कराते हैं। बात खत्म हो गई। हमारी एक समस्या है, हम डायरेक्टली जो है ना सेल्स क्लोज करना चाहते हैं, जबकि हम स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। हमें लग रहा है कि पकड़ लिया फूफा जी का धागा तो पूरा उधेड़ देंगे थोड़ा आज ही नग्न कर दो सर्दी में, नहीं अभी वैसे ही रखना है क्योंकि आपकी मैच्योरिटी इसी से है। क्लाइंट को पूछने के लेवल तक लेके आना है कि बताओ अच्छा मेरे यार बजट इतना तो अभी है ही नहीं यार, चल जब होगा कोई दिक्कत नहीं, आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया। लेकिन हमारा जो तरीका है वो क्या है कि आपकी पैथोलॉजी लैब के बारे में पता कर लिया। और राकेश कहाँ खोली है लैब? वो यही खोली है, अभी जांच करा दूं पथरी की भाई मैं तो ठीक ठाक हूँ, क्या वो करवा रहा पथरी नासी तो एक बार वैसे आ जाओ, स्टेंट करना होता तुम्हारे बड़े बॉडी चेकअप एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लो। आजकल तो मरते रहते हैं लोग सर, सर्दियों में ऐसी मर जाता हुई। ये हालत है हमारी, ऐसी हमारी सेल्स की यहाँ होती है। तुरंत इसे कैसे चिपकाएं कुछ ना कुछ, कोई नीड एनालिसिस नहीं। फूफा जी बिल्कुल फिट आदमी है, अगले दिन पैथोलॉजी लैब वाला ही पड़ा हुआ आईसीयू में, फूफा जी देखने आ रहे हैं बेटा सही है फुल लेकर के। सेल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम लोग प्रपोजल को सीधा सेल्स तक लेकर के आज ही होना है, अभी तुरंत इसे काट के आज ही कीमा बना करके इसके आज ही परांठे खाऊंगा, नहीं। आपको पूरा अपने आप को ये मैच्योर रखना है। बिकॉज हमारे यहाँ पर देखो, क्योंकि हमारा मॉडल डायरेक्ट सेलिंग का है इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ये चलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्टार्टअप जो है वो होता ही 2000, 3000, 5000 से। तो आप किसी फूफा चाचा मामा को जबरदस्ती करें फूफा चाहिए ही चाहिए, लेकिन 5 लाख ले लोगे चाहिए चाहिए, उसके लिए तो आपको एक मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना होगा। और उन्हें भी ये रखना चाहिए कि आदमी सही है, इसके साथ मेरा पैसा सही है, आपको ये महसूस तो कराना पड़ेगा। लेकिन वही काम ही चिंदी चोर की तरह करोगे तो कैसे दे देगा कोई? तो वो एक पेशेंस चाहिए। हमें भी कई साल लगे हैं वहां तक पहुंचने में कि जहां लोगों ने बिलीव करना शुरू किया। उसके बाद भी आज भी चेक करते हैं कि आज दे दिए, देखेंगे एक साल बाद तेरा पैसा आएगा तब बात करेंगे नेक्स्ट के लिए। पेशेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रातों रात करोड़पति बनने की स्कीमें चल रही है मार्केट में, एक से मैं समझ नहीं आता कहाँ से आ रही है। आरएसआई नहीं, मेरी लाइफ से गुजरी है वो, और मैं खुद गया हूँ। लेकिन अब तो मैच्योरिटी का लेवल आ जाना चाहिए कि इतने धोखे हो चुके हैं कि हमें एक समय देना होता है किसी भी सक्सेस के लिए। और आगे भी आज उस पोजीशन पर एक चीज़ बता दूँ, हिंदुस्तान में कोई दूसरा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो 10 साल से रियल एस्टेट के साथ साथ आज आपके घरेलू प्रोडक्ट्स के साथ सभी तमाम अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हुए 10 साल से काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग। एक भी नहीं है रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट, तो सबसे भारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप हैं। तो प्रपोजल को यहाँ तक रखना है, देन गो फॉर नीड एनालिसिस।
और नीड एनालिसिस के बाद तुरंत सॉल्यूशन नहीं देना है, तुरंत सॉल्यूशन नहीं देना है। अभी प्रपोजल ही चल रहा था, अभी वो जस्ट तुम्हारी जांच ही कर रहे थे। नीड आपने कर ली कि है यार 5-7 लाख तो लगा दूंगा, कुछ अच्छा तो बताना, अभी नहीं बताना है। तो वही मैं करूंगा इस पर वर्कआउट, और जो आपके लिए बेस्ट होगा उसको मैं बताऊंगा। हाँ, मेरे यहाँ पर निवेश की जो रिटर्न है कुछ ईयरली प्लान में भी है और कुछ 5-6 साल के लॉकिंग में भी है और कुछ 10-15 साल के लिए भी है। तो आप एक बार बुआ जी से वगैरह से डिसाइड करके ये चीज़ें बताना कि मुझे किस तरह का आपको प्लान लगता है कि भाई जब बिटिया की शादी होने वाली है तब तक के लिए चाहिए। एक 100% एडवाइजर की तरह आपने बिहेव करना है। डॉक्टर जाते के साथ ही आपने कहा पेट में दर्द है, तुरंत ही दवाई लिख के नहीं देता। वो MRI और CT स्कैन और फलाना ढिमकाना जो चीज़ें जरूरी हैं, और वो भी एकदम से MRI CT स्कैन भी नहीं देता। वो पूछे कहाँ दर्द, कैसे है, दवाई रात को क्या खाया था, परहेज करो पहले, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर जाकर के वो कोई दवाई लिखते हैं। अगर वो 2-4 बार दवाई करनी हो तो फिर स्कैन पे जाते हैं। अपन आज ही ऑपरेशन थिएटर में एडमिट करो, इसकी किडनी विडनी निकाले, कुछ खराबी है। तो ये क्या है, ये इमेच्योरिटी, उतावलापन, अभी कुछ मार के खा लेने की जो प्रवृत्ति है उस चीज में आ रही है। चाहिए, हम सबको बिजनेस चाहिए, हमें भी चाहिए उससे पैसा, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो वो अपने मन से सुरक्षित महसूस करते हुए, आपके ऊपर बिलीव करते हुए आपके साथ आगे बढ़े। और वो अचानक आपकी एक फोन कॉल पे नहीं आने वाला। वो लेके नहीं बैठे हुए थे 5 लाख रुपए और राकेश का फोन आएगा दे से। राकेश ने क्या अपने आप को इस लायक बनाया कि वो आप पे बिलीव करें? नहीं, तुरंत हाथ फैला दिया। तो प्रपोजल और प्रेजेंटेशन के बीच में एक लंबा गैप होना बहुत जरूरी है। अब ये लंबा गैप का मतलब सालों महीनों का नहीं, कन्वर्सेशन का, आपके और आपके क्लाइंट के बीचों के बातों का आदान प्रदान का। इट कैन बी इन 24 आवर्स ऑल्सो। मैं अपनी डील्स को 24 आवर्स में भी क्लोज करता हूं, लेकिन उस 24 आवर्स में कन्वर्सेशन बहुत होता है। और कन्वर्सेशन का पहला स्टेप मेरा होता है, दूसरा क्लाइंट का होता है। तब ये कन्वर्सेशन जब बढ़ेगी और एक मैच्योरिटी के साथ उनकी चीजों को आप करेंगे। अब दूसरा क्या हो सकता है कि वो रिएक्ट ही ना करें कुछ, ये तो पॉजिटिव था। रिएक्ट ही ना करें तो क्या करना है आपने? अगर कोई रिएक्शन नहीं आता है तो उनको आपने अब व्हाट्सएप के माध्यम से एडवर्टीजमेंट में हमेशा बरकरार रखना है, बजाय उनसे रिश्तेदारी तोड़ देने के। खत्म, फूफा तो गया आज से, शादी में भी बुलाना है। ये तो बर्थडे में भी नहीं, मेरी नहीं सुनी। तो भैया उन्हें अपने व्हाट्सएप स्टेटस का हमेशा, स्टेटस के अलावा अपने ब्रॉडकास्ट का और पर्सनलाइज्ड मैसेज का। एक चीज और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भैया सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना सोच समझ के करना है कि आपकी इमेज जो है, मैं अपने सेल्स के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो सिंसियर है, इतना सिंसियरली करें कि इस पे किसी भी प्रकार का आपका, अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल, कोई रिलीजियस, कोई बर्थडे, कोई फालतू ड्रामा, आप इसको पसंद करना है, ये डालना है, मतलब अननेसेसरी उसका यूटिलाइजेशन ना करें। दैट शुड बी एब्सोल्यूट बिजनेस ओरिएंटेड, और आपकी एक मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। अपने किसी भी चाचा, मामा, फूफा, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार को डेली गुड मॉर्निंग करके तंग ना करें। फूल भेज दिए, जय माता दी, फलाना ढिमकाना, ये आपके मन में श्रद्धा है, वो ठीक है, आप जय माता दी कर रहे हो, अगला साईं नाम कर रहा हो, वो इस वजह से परेशान हो जाएगा। तो इन चीजों से नहीं, मैच्योरिटी रखिए कि क्या भेजना है हमें, किस तरह की चीजें हैं। अगर कोई भी डिस्कशन हुआ है उनको दोबारा भेजिए। मेहनत करनी पड़ेगी एडवर्टीजमेंट पे। पर्सनलाइज मैसेज नाम के साथ या रिश्तेदारी के साथ जाने चाहिए, ऐसे नहीं सेम टू यू भेज दिया सबको चला गया, हैप्पी न्यू ईयर भेज दिया सबको चला गया। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको मेहनत, हम करना ही नहीं चाहते मेहनत, क्यों? हमसे तो कहा था दिन में 1 घंटा देना और हम करोड़पति बन जाएंगे 1 साल बाद। कोई 1 घंटा भी हम लोग सिंसियरली नहीं दे रहे। आपको अगर 100 लोगों को सिंपल ये लिख करके भेजना है कि रवि हैप्पी न्यू ईयर, राज हैप्पी न्यू ईयर, तो ये हमें पर्सनलाइज करके भेजना है। अपने क्लाइंट्स को आपको पर्सनलाइज करके भेजना है चीजों को। एक आया इधर से उधर चला गया, वो उनका काम है, इनको कोई काम नहीं है भाई। जिनको कोई काम नहीं है वही हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, और इसे 11 को भेजा है। तो ये उनका काम भाई, तुम्हारा नहीं है। तुम्हें अगर भेजना ही है तो भेजो ना, रिवर कैसल का वीडियो और कहीं सर इसे 11 लोगों को भेजें, आपको कॉटेज मुफ्त मिलेगी। यही मत कर देना।
मतलब बी मैच्योर एज अ बिजनेसमैन। अपने आप को सेल्समैन की तरह मत बनाइए, अपने आप को एक एडवाइजर की तरह बनाइए। यू मस्ट बी अ कंसल्टेंट। एक मार्केट में झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं जो सेल्समैन होते हैं। कोई भी आएगा उन्हें वो 3 दवाइयां देनी है, लाल पीली हरी, 25 रुपए 50 रुपए फीस, हाँ जी। और एक है जिसने कोई दवाई नहीं लिखनी है और देनी है, उन्हें सिर्फ लिखना है, फीस 1000 रुपए। वो एडवाइजर है, इज एन कंसल्टेंट, वो सेल्समैन है। तो डिफरेंस समझिए आप अपनी मैच्योरिटी का भी। तो जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप, जितना ज्यादा कन्वर्सेशन में आप रहेंगे अपने क्लाइंट के साथ, कितना होता है कन्वर्सेशन झोला छाप का अपने उससे, पेशेंट से, और कंसल्टेंट का देखिए कितना कन्वर्सेशन होता है, 10-10, 15-15 मिनट तक। इज इट राइट और रॉन्ग? बिकॉज ही इज एन एडवाइजर, इज नॉट अ सेल्समैन कि आप फटाफट कर खत्म कर टाइम, मुझे तो बस 1000 रुपये चाहिए तेरे से, दोबारा नहीं आया कोई। तो आपको एक एडवाइजर यानी प्रपोजल और फिर प्रेजेंटेशन तक पहुंचने से पहले बहुत कुछ करना है, और फिर प्रेजेंटेशन एक प्रॉपर वे में उनकी नीड के अकॉर्डिंग, जब वो आपको समय दें, चाहे आप जूम के माध्यम से, चाहे अगर आपने प्रेजेंटेशन की बात कर रखी तो आप ये कह भी सकते हैं कि बुबा जी मेरे साथ मेरा सीनियर भी आएंगे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा नॉलेज उनको है आपके प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए। कोई अगर ऐसी दिक्कत ना हो तो मना तो नहीं करेगा कोई भी, अगर जिसने आपको टाइम दिया कि हाँ भैया। एंड तब जो आपके साथ जाए या आप खुद भी जाएं तो क्या करना है, शुरू से शुरू करना है, फिर से जीरो से। अभी तो कॉल पे हुई है बात, जब जाएंगे तो फिर से शुरू करना है कि कहीं इन्होंने कुछ मेरे को बरगलाया तो नहीं था कि ऐसी आने के लिए कर दिया हो। फिर शुरू से, क्योंकि भाई आप बताओ क्या बजट है, बुआ जी के साथ, मामा है तो मामी जी के साथ, यंग है तो माता पिता के साथ। आप इतने मेच्योर लगने चाहिए कि आपको ये डर ना लगे यार ये बैठा कहीं पापा आ गए इसके 2 साल तो वो मना करेंगे, अब वो मना करेंगे ही, तुम्हारी आने की बात करेंगे। बेटर क्या है, साथ में बुलाओ, क्योंकि ये एक बड़ा डिसीजन है। ये आप कोई साबुन शैम्पू तेल नहीं खरीद रहे हो, इट्स अ बिग डिसीजन। इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। तो साथ में बैठा के फिर दोबारा से नीड एनालिसिस कीजिए। हो सकता है कि बेटे ने कहा और पिताजी कहा मैं पागल हो गया, कल तेरे बहन का रिश्ता पक्का कर दिया है, वहां जाने पैसे, नमस्ते। अब कोई बात नहीं करनी है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होनी है, हाय हेलो, अच्छी रिश्तेदारी, चाय पीजिए, सोचिए ही मत कि कुछ कहना है आपने। सेल्स निकल गई हाथ से, यार ये पेट्रोल का खर्चा लग गया मेरा, तो द्वारका जाना पड़ेगा था मुझे इसके लिए। इट्स पार्ट ऑफ योर बिजनेस। अरे यार कुछ तो बताइए, इतनी दूर आया हूं तो। और प्लीज अपने सीनियर से प्रेशर करके ये मत कहिए कि सर इनको ये भी तो बताओ। सीनियर को पता है क्या बताना भाई, उसने अपना समय गुजारा है, आपने वो तो बताया ही नहीं है। 2 बनाने में 4 ये मिलते हैं 1000 रुपये, ऐसा ना करें, उसे ज्यादा पता है। करीब 5 लाख वाले में नहीं आ रहे, वो 2 लाख वाला बता दो ना। इतना तो था इनका बजट है। अरे यार तुम बेकार है यार, इससे बड़े तुम संजय जी को ले आता। तो भैया जो गया है वो बेवकूफ नहीं है, उसका भी समय एनर्जी पैसा लगा है। जब तक आप उस मैच्योरिटी लेवल पे ना आ जाएं तो जैसा वो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। तो यू मस्ट हैव अ बिलीफ ऑन दैट ऑल्सो, जिसके साथ आप चल रहे हैं। हाँ? और अगर आप अकेले चल रहे हैं तो आपको अपने ऊपर भी पूरा बिलीफ होना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा सारा खाना नहीं परोसना है। बारात में आज की डेट में 36 तरह के पकवान लगते हैं, सारे नहीं खाने होते। नहीं तो कोई तो आता है इसलिए तूने वो नहीं खाया, डोसा भी था वहां तो पेट देगी था, मिस्सी रोटी थी भर गया। अपन के सारे देंगे, 36 से 36 पकवान खा के आऊंगा भाई। जितने से पेट भर रहा है सामने लगा वही देना है। 4 तरह की मिठाइयां इसलिए लगेंगी आपके टेस्ट की आपको मिले, इसलिए कि चारों ही आप खाए हो। रसगुल्ले में आइसक्रीम मिला करके कोल्ड ड्रिंक डाल के छोड़ना कुछ नहीं है। तो प्रेजेंटेशन के पार्ट में कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करना है डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, यानी नीड ऑफ द क्लाइंट। और बेसिक क्लाइंट कौन है? प्योर इन्वेस्टर।
आप दिल्ली बैठे हैं, आपका प्योर इन्वेस्टर क्लाइंट है। अगर आप लखनऊ से होते या पटना में होते तो हमारे पास इन्वेस्टर के साथ साथ यूजर का भी एक क्लाइंटेज होता, क्योंकि लोकल में रहने के लिए भी लोग मकान लेते हैं, तो तब हम उसमें बात करते हैं। मेरी ट्रेनिंग अगर ये यहाँ ना होकर लखनऊ में होती तो इसमें कुछ एडिशनल फैक्टर्स और होते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट एंड यूजर बोलते। तो प्लीज कृपा करके अपने प्रेजेंटेशन में भी जब आप लोग जाएंगे तो प्रॉपर्टी को फोकस ना बनाएं। आपका फोकस प्योरली इन्वेस्टमेंट पे होना है। प्रॉपर्टी एक असेट वैल्यू है जो हम उनको दे रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी है, दैट इज एन असेट वैल्यू। अब उस असेट वैल्यू को वो मानते हैं सही तो वो लेंगे, नहीं मानते हैं तो जहां कहेंगे वहीं, जो उनकी मर्जी वहीं लेंगे। तो वो नीड एनालिसिस के दौरान आपको पता चलता है, कैसे पता चलता है कि उनका बजट क्या है। हम लोग सबसे ज्यादा डरते हैं इस बात से, ये पूछने से। सबसे पहला सवाल क्या है जब आप नीड एनालिसिस करते हैं किसी भी क्लाइंट से, कि सर कितने तक का सोच रहे हो। डायरेक्टली ना बजट जैसा वर्ड पूछते हैं ना, कितने पैसे लगा सकते हो, तो वही कितने तक का निवेश का प्लान है आपका, तू बता, वो तो जाएगा। आते हैं ऐसे सवाल, तू बता तो सही, तो हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि अभी वो आपको अपने से हल्का मान रहे हैं, आपको और अपने आप को भारी मान रहे हैं। तो आपको कैसे करना है अपने आप को भारी, कि भाई मेरे पास ना एक्चुअली अलग अलग प्लान है, स्लैब वाइज है, मतलब 2 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक का अलग अलग बजट वाइज अलग अलग प्लान है, जिसमें 2 लाख से 5 लाख का बजट अलग है, 5 से 10 वालों का प्लान अलग है, 10 से 35 वालों का प्लान अलग है, 35 से 60 लाख का अलग है, 60 लाख से 1 करोड़ का अलग है, और 1 करोड़ से अबव का अलग है। ये है अब अपने आप को और रिफाइन करना। जितना आप रिफाइन होते चले आएंगे उतना आप मजबूत होते चले आएंगे। तो इनमें से आप बताओ मैं कितने से जुड़ूं। आपके बातों में सरकाज़्म नहीं होना चाहिए, मतलब उन्हें चिढ़ाना नहीं है, उन्हें सही जगह लेके आना है। अच्छा ये नहीं है आप इसके लाता हूं लाइन पे, इसने छेड़ कर दिया मुझे, लेके आना है उनको, भैया ग्राहक है तुम्हारा। अब 100% है कि वो जो जिस मोड में बैठे हुए थे वो डाउन आएगा, बिकॉज ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट 1 करोड़ एट ऑल। और वो आपको भी नहीं मान रहे थे कि आप 1 करोड़ की बात करोगे, या आए होगा भी कुछ 50-60 हज़ार के बारे में या 10-20 हज़ार के बारे में बात करना। अरे भाई उतना कहाँ, बस जहाँ उन्हें उतना कहा वो आ गए। इतना तक का देख ले, भी 2-3 लाख रुपए कमेटी छूट रही है मेरी, उसे कहीं लगाने का सोच रहा हूँ। तो आपने पूछना कमेटी कब छूट रही है, पैसा कब तक फ्री होगा आपके पास, क्योंकि आप प्रपोजल दे रहे हो आज के रेट का, कमेटी छूट रही है अगले साल के अक्टूबर में। ऐसी छूटती है लोगों की, अरे मेरी कमेटी छूटने वाली है अभी 3 डली है, अभी 20 थी, 20 ही उठाऊंगा मैं, मेरी 20 में आनी है। और रेट आपसे आज का लेके 17 महीने बाद बात करेंगे अगर हुई तो आपने करना है। अगर ऐसी दूरी वाला वो मामला आ रहा है तो भी नहीं बताना है। बताना क्या है ये जरूरी है, प्रेजेंटेशन में नहीं जाना है, डिटेलिंग में नहीं जाना है, जस्ट प्रपोजल देके आ जाना है कि वही देखो। वो तो खैर 10-12 महीने बाद की बात है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे समझ दिया यार मुझे आपसे करना तो है। मैं कहूँगा सर आपसे 2025 में, तब मेरी एक एफडी मैच्योर हो गई है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अब मैंने उसे प्रेजेंटेशन दे दी थी 3 देर में 1 घंटे की पूरी। अब क्या करें, कि हाँ सर मारो, क्या करें। और बोला था आप जैसे किसी ने कि सर बताओ पूरा बताओ, ये कर लेगा यार, मैं करवा लूँगा। हाँ हाँ मैं करवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। रिजेक्शन सही में काम करता है, अगर आप छोड़ दो तो ज़्यादा काम करता है। पता तो सबको सब कुछ है, माता पिता का आदर करो, 5 बजे उठो, नंगे पैर चलो, घास पे चलो, एक्सरसाइज करो, पता सबको है। यही बात निर्मल बाबा से लेकर आसाराम तक सब यही बात करते हैं, लेकिन बार बार बताने के बावजूद नहीं करते लोग। तो एनएटी तो कहने के लिए, असल में तो ये लीडर्स की ट्रेनिंग है जो कर नहीं रहे पिछले 5 साल से, जैसा कहा जा रहा है। और जो कह रहा है जिस हिसाब से कर रहा है वो कामयाब भी हो रहा है उस तरीके से। ये ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी कुल्हाड़ी को इतना शार्प करने के लिए कि आपको मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े पेड़ों को काटने के लिए। मेहनत में लगा नहीं यार, ये सब पुरानी बातें हो गई, ऐसे नहीं। तो इससे क्या होगा कि वो उस जगह पर आएंगे कि या तो ये फिक्स हो जाएगा कि ये नहीं करने वाले,
यही हो जाएगा कि इनका इतने का बजट है। आप बजट के बाद भी फिर पूछना है अगला सवाल कि आप कितने समय के लिए सोच रहे हो, एग्जैक्टली उस तक आना, क्योंकि कहां कहां रिजेक्शन आता है उन चीजों को प्रेजेंट ही नहीं करना। अरे 6 साल तक कौन रुकेगा यार, साल 1.5 साल का कोई है तो बता। ये कब पता चला आपने, जब आपने 6 साल का बोला, लेकिन हमने पहले ही पूछ लिया तो हम रिजेक्ट करेंगे। मेरे पास आया अभी एक प्रपोजल कि सर साल 1.5 साल के लिए लाने कुछ पैसे, मेरा नहीं है कोई होगा, मतलब ऐसे नहीं कहा, बदतमीजी से प्रयास की सर इतने नहीं, देखो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, एटलीस्ट 3-4 साल देने होंगे, तो अगर इतना कुछ बने तो बताना। तो कोई प्रेजेंटेशन नहीं सर, बिल्कुल ना सोचें कि आपके अपलाइन ने गलत किया है, बिल्कुल सही किया है उसने। मैं नहीं चाहता कि आप रिजेक्ट करो मुझे यार, मुझे ही करना है तुम्हें, लेकिन तरीके से, एक सही सम्मान के साथ कि सर मेरे पास आपके लिए मतलब कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको ऑफर कर सकूं, बल्कि एक एडवाइजर की तरह आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए कि आप सर वहाँ मिल लो, वहाँ जो आपको मिल जाएगा, या एक जगह यहाँ पता कर लो यहाँ मिल जाएगा, वो आपको और ज्ञान लेना चाहिए, है ना। बाकी रियल एस्टेट है सर, 8-10 साल का निवेश मांगता है। आपका भारी चीज़ है सर, सेल्समैन मत बनो, शैम्पू नहीं बेचने निकले होगी तुरंत बेच के आना है, वो उनका काम है जो सेल्स वुमेन जाती हैं और उनका वही काम है, और उस काम को ऐसे नहीं करना। कल को अगर शैम्पू बेचना काम करना पड़े तो ये तकनीक नहीं चलेगी, मतलब शैम्पू तो चेप करके ही बेच के आना भाई, चिपक कर गई नहीं नहीं आंटी लेना है, मेरे आज की रोटी नहीं आएगी तो बेचना ही ऐसे है। लेकिन इस काम को लोग ऐसे कर रहे हैं, भाई ले लो, आपके 5 लाख से घर चलने वाला है, तो इस काम को वैसे ही करें जैसा भारी है। बजट को फाइनल करने के बाद फिर हमें आगे जाना है कि कितना समय आपको प्लान करने के लिए, एंड यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। नाउ जब प्रेजेंटेशन का पार्ट आएगा, हालांकि इनिशियली ये एनईटी का पार्ट नहीं है प्रेजेंटेशन, बिकॉज एज नए एसोसिएट को हम प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बोलते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए आपको सीनियर को रखना है। तो सीनियर्स को भी ये जरूरी है कि ये समझें कि प्रेजेंटेशन का मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं होता। प्रेजेंटेशन में कंप्लीट प्रोडक्ट डिटेल नहीं होती, प्रेजेंटेशन में प्रोफाइल की पूरी डिटेल होती है कि एज अ कंपनी क्या हम लोगों ने पिछले 10 साल में किया है, कहां काम लोग करते हैं, उसके बाद जो उनकी नीड एनालिसिस हुई है उसके अकॉर्डिंग उन प्रोडक्ट बताने हैं, आपने डिटेलिंग नहीं करनी है। वी हैव वर्कड इन गोरखपुर, पटना, लखनऊ, नामेश, धलेरा, इन सब चीजों को, एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम ब्रोकरशिप टू प्लॉट डेवलपर, देन बिल्डर, एंड नाउ वी आर इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो ये हमारा वो है। और जो सबसे जरूरी चीज है प्रोफाइल में बताते हैं कि पिछले 10 साल में 12,000 से ज्यादा क्लाइंट 10 से ज्यादा कंट्रीज में मेरे साथ आज की डेट में एसोसिएटेड हैं, जिनको हमने प्रॉफिट्स दी हैं। तो ये आपके प्रोफाइल की मजबूती है। देन उसके बाद आपकी नीड एनालिसिस के अकॉर्डिंग किसमें वो आते हैं, उस प्रोडक्ट की डिटेलिंग आपने देनी। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने इतना फोकस नहीं बनाना है कि आपके बाकी के 10 प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाए, जो हम लोग गलती करते हैं कि अगर मैंने धुलेरा पकड़ लिया तो आप धुलेरा ही इतना महान कर दिया कि जिस दिन धुलेरा का प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर आप किसी भी चीज को बेचने लायक नहीं रहोगे। या नैमिश को पकड़ लिया तो नैमिश पे इतना जोर लगा दिया कि आपके बाकी सारे प्रोडक्ट खत्म हो गए। या पटना को पकड़ लिया तो पटना को इतना महान बता दिया कि बाकी सारे प्रोडक्ट जीरो हो गए। नीड एनालिसिस उस प्रोडक्ट तक आएगा जो उसके लिए जरूरी है। सर फॉर यू दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है आपको सालाना कुछ प्रॉफिट चाहिए। सर भोज पैलेस की डिटेलिंग प्रॉपर दो उन्हें, जहां 10 लाख रुपए के निवेश के ऊपर लगभग 85,000 रुपए, 80 से 85,000 रुपए उनको सालाना मिलता है जब तक वो ऑपरेशनल नहीं होता, और उसके बाद लाइफ टाइम उनको प्रॉफिट की हिस्सेदारी मिलती है विद एग्जिट पॉलिसी। हिंदुस्तान का अकेला कमर्शियल प्रोडक्ट है जो एग्जिट पॉलिसी देता है, जहां आपके वो 10 लाख रुपए भी वापस की गारंटी है लिखत में कि अगर आपका नहीं चला काम तो वापस लो। बेस्ट प्रोडक्ट है सेल करने के लिए बजट के अकॉर्डिंग। अगर उनका बजट कम है, 4 से 5 लाख है, आपने 2 प्रोडक्ट पे फोकस बनाना है, पहला धुलेरा, दूसरा नैमिश। कि सर ये लॉन्ग टर्म निवेश है, 5 से 10 साल के लिए आप यहां निवेश करके रखें,
इतने कम कीमत पर आपको, जैसे आज से 20 साल पहले दिल्ली एनसीआर के बाहर अगर खरीद लेते तो 4 से 5 लाख की चीज 4 से 5 करोड़ की हो जाती। सेम आज धुलेरा या नैमिष उस पोजीशन में है कि 4 से 5 लाख का आज आप निवेश करेंगे तो आपको ये 4 से 5 करोड़ तक का अगले 20 साल में रिटर्न दे सकता है। ये इतनी इसके अंदर ताकत है। आज से 10 साल में ये आपको कुछ नहीं तो आपका पैसा 100% सुरक्षित है। तो ये हो गया। अब अगर क्लाइंट की जरूरत ये नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में जा रहा है और वो बायबैक में जाना चाहता है, तो फिर आपने उन्हें बताना है कि सर बायबैक का मेरा 5 लाख से ऊपर से शुरू होता है, उस हिसाब से मैं आपको वो दे पाऊंगा 6 साल में बायबैक जो रिटर्न वाला है। उसमें हम हाईवे काउंटी में या किसी भी प्रोडक्ट में हम लोग दे सकते हैं। ऐसे हम लोग नैमिष में प्लान कर सकते हैं। और एक है जो बड़े क्लाइंट्स हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर्स हैं, जिसने कहा कि हम लोग इससे ऊपर में भी 1 करोड़ से ऊपर भी जा सकते हैं, तो वहाँ हमें उनसे बात करनी है सीधा प्रोजेक्ट पार्टनरशिप की। तो नए एसेट्स को उतना जानने की जरूरत नहीं है, वो सीनियर्स जानते हैं कैसे प्रेजेंट करना है। क्योंकि नए एसेट्स के लिए जो मेन पार्ट है वो है प्रपोजल। प्रपोजल में मुझे चाहिए 100% आपकी मैच्योरिटी। आप मुझे कॉल करके एक बार क्लोज करो कि मैं इतना मजबूर हो जाऊं कि आपके साथ पैसे लगाने के लिए तैयार हूं। ये कॉल आपको आपके शीशे से करवाओ, अपने सीनियर से करो साथ में, या आपकी कॉलिंग होनी चाहिए कि वो महसूस करे कि नहीं इस आदमी ने बिल्कुल वही राह पद से भटका है। नहीं तो नए एसेट्स कई दफा बहुत आसानी से जो है ना क्लाइंट के कब्जे में आ जाते हैं, जबकि हम गए थे क्लाइंट को कब्जे में लेने के लिए। उल्टा और गर्दन फंसा के आया था, पता ना बेइज्जती करा के आ गए में। तो 100% मैच्योरिटी आएगी कैसे? बिलीफ से आएगा कंसिस्टेंसी आपके अंदर, और ये आएगा आपको नॉलेज से बिलीफ, और कंसिस्टेंसी से आपको सक्सेस आएगी। कोई सवाल किसी के मन में कॉलिंग को लेकर के? कोई चीज ऐसी जो आपने करी हो और ना हुआ हो? फिर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे। अब प्रेजेंटेशन देखिए, आज की डेट में सेल्स एंड मार्केटिंग जो है बहुत आसान हो गया है कंपैरेटिव टू जब हमने, मेरी उम्र के लोगों ने मार्केटिंग शुरू की थी, तब लोगों से कनेक्टिविटी इतनी आसान नहीं थी। आज की डेट में कनेक्टिविटी आसान है। लगातार 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 की गई आपकी एडवर्टीजमेंट आपको किसी ना किसी दिन जाकर के सेल्स कन्वर्ट होती है, लेकिन ये उसकी होती है जो उसी में ही टिका हुआ होता है। आए दिन जब आपके बैनर्स बदलते हैं तो आपकी मैच्योरिटी खत्म होती चली जाती है सामने वाले के अंदर। आपकी पहचान उसकी है जो जिस पार्टी में था उसी पार्टी में ही है, चाहे वो पार्टी के अंदर कितने उतार चढ़ाव आए। बदली नहीं उसने, आज ये फिर आज ये। और नीचे के स्तर वालों को तो बिल्कुल नहीं होता। एक ऊपरी स्तर का आदमी फिर भी कहीं एक जगह पहले तो लेवल बनाए फिर चेंज करे तो समझ में आता है कि आप इतने बड़े लेवल पर जाकर के चेंज कर रहे हो तो आपकी एक वैल्यू है इतनी कि दूसरी पार्टी भी खड़ी कर लोगे या दूसरी पार्टी में भी अपना रुतबा बना लोगे। लेकिन अभी कुछ किया ही नहीं है और भगवान बदल रहे हैं या राजनीति बदल रही है हमारी, तो कोई वैल्यूएशन नहीं। तो आपके व्हाट्सएप स्टेटस बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि वो उसको 2 साल बाद भी वही जा रहा हो जो आज गया है। जैसे मेरे मन में कुछ लोगों के नाम बिल्कुल फिक्स हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो जो 5 साल पहले था वो आज भी उसी में। मेरा मित्र है गजनारा में काम करते हैं, तो वो 10 साल से भी उसमें। तो एक भी ग्राहक अगर कोई भी अजनारा के बारे में पूछता है तो मेरे मन में उसके अलावा किसी का नाम नहीं आता। ये तब हुआ जब उसकी कंसिस्टेंसी बनी रही। अगर वो बदलता रहता तो मेरे दिमाग में वो नहीं आता, कोई और आता जो टिका हुआ होता। ऐसे ही सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो हमें इसके ऊपर भी काम करना है कि वी हैव टू गिव सम टाइम, लॉन्ग टर्म। पैसा आता है। कल रात डॉक्टर रितेश ने मुझे एक मैसेज भेजा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर पहले साल मेरे को 1 लाख का कमीशन आया था, दूसरे साल 2 लाख का आया था, तीसरे साल 4 लाख आया। तो अगली बार क्या होगा? मैं कह तो दिख रहा है क्या होने वाला है। तो इसमें बताने की जरूरत ही क्या है। 23, 24, 25, 26 4 सालों में बस यही होना है, बस यही पैटर्न चलता रहे। तो इस साल तो एक श्योर है 8 आएगा, 16, 32, 64 ये तो अपने आप आएगा जैसी आपकी चल रही है। लेकिन अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, एफर्ट्स में कुछ और जोर लगाया, कंपनी की भी इंप्रूवमेंट हुई तो ये और अच्छा होगा। मतलब जो लोग बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में हर महीने डबल की, अरे हर महीने छोड़ो, हर साल भी डबल हो गया है। तो भी आने वाले कुछ सालों में, आने वाले 5, हम चाहते ही नहीं वहां तक जाना ना, 5 से 10 साल देना ही किसे। सब तो इसी मोड में बैठे हुए हैं कि मर रहे हैं सारे लोग, हम भी निकल लेंगे कल परसों में निकलने की तैयारी, तो काम करने की क्या जरूरत है? इतना तो है ही लेंगे।
ये तो उनके लिए है जिनको पता ही नहीं है, कहीं 90 साल तक जी गए तो कहाँ से आएगा पैसा। तो ये तो पैटर्न पे वैसे चल रहा है सर, ये तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। हाँ बाय डिफॉल्ट में वो वाला एफर्ट चलता रहना चाहिए, चला रहा है। एक्स्ट्रा कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। और आपका मैसेज आया तो मुझे कम से कम ये समझ आया कि एक व्यक्ति तो है जो बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहा है जिस पे मैं चल रहा हूँ, क्योंकि हमारा भी बिजनेस पिछले 3 साल से 100% ग्रोथ पे है। मतलब 10 करोड़ से साल का 20 करोड़ हुआ और 20 करोड़ से इस बार 40 करोड़ का मेरा बिजनेस हुआ। तो मुझे दिख रहा है कि अगले साल 100 करोड़ होना ही है, इसमें कोई किंतु परंतु है, बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा। एक्स्ट्रा एफर्ट करूंगा तो 500 करोड़ भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा है कि हम इस पे जा रहे हैं। कैसे इस पे पहुंचेंगे इस पे बात करेंगे। लेकिन इन सबका जो बेसिक जड़ है ना सर, वो वीडियो ये जो मैंने आपको दिखाया था, यू हैव टू बी कमिटेड। आपको कमिटमेंट के साथ रहना है, नॉलेज लेनी है, ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ के रखना है, अपने आप को मैच्योरिटी के साथ दिखाना है। हर जगह आप मैच्योर दिखने चाहिए। शादी बारातों और ये मैयतों और बर्थडे पे जाकर के भी अपने प्लानों की प्रेजेंटेशन करना शुरू मत कर देना। लोग जहां मिलते हैं वहीं फूफा जी को पकड़ लेते हैं। फूफा जी अपनी माँ की संस्कार में आए हुए हैं और फूफा जी बोले हो गया ना, इधर आओ, पैसे हैं कुछ लगाने हैं। तो ये लोगों की प्रॉब्लम है। बर्थडे में गए तब भी अरे शायद चल जाए चांस, अरे केक तो कटता रहेगा, केक खाना है क्या, इधर आओ। सारे लोग केक में भीड़ लगी हुई है। तुम्हें बताता हूँ एक स्कीम आई है बढ़िया, कहाँ पैसे लगा रखे तुमने। तो ऐसी हरकतें बहुत सारे लोग करते हैं, आज भी करते हैं। आपका मैच्योरिटी नहीं पता चल रही है, और पता क्लाइंट किसे ढूंढ रहा है, वो मैच्योर को ढूंढ रहा है। वो हो सकता है कि आपको छोड़ दे, और वो ढूंढे मैच्योर कौन था, उसे चीज तो समझ में आ गई थी, आप नहीं आए। बहुत बड़ा चांस है इस बात का। उसे आपका प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, हिट हो गया। अब उसको कोई और अगर हिट कर गया सेम प्रोडक्ट के लिए, वो सिरा चला जाएगा, क्योंकि उसे आप समझ में नहीं आए। प्रोडक्ट नहीं बिकता है सर। हाँ, और आपकी मैच्योरिटी कि आप इस लायक हैं कि आप पे फेथ किया जाए, क्या आप इस लायक हो, पहले तो अपने आप से पूछो, मैं इस लायक हूं। चल बीवी तो फेथ करती नहीं तुम्हारी, यस, मतलब मैं इस लायक हूं। आया नहीं 2 घंटे से पड़ा हुआ कहीं ना नहीं। तो फेथ पहले तो अपने आप को देखना कि मेरे पे मैं हूं इस लायक, मैं फेथ करे कोई। मतलब इतना फेथ कि बीवी को पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं आया तो वहां होगा। बीवी को इतना फेथ तो होना चाहिए, बीवी को फेथ ही नहीं है। अच्छा यहाँ तो ये बोल रहा है, मैंने तो खुद यहाँ पर लिटरली सुना चाहिए, कह रहे हैं फ्लाईओवर पे हैं, अभी तो होंगे वहीं पर ही। सच्ची नहीं बोलते लोग। तो वो फेथ कहां से आता है? जो आप बोलते हैं वो कमिटमेंट के साथ होना चाहिए, क्योंकि झूठा इंसान हमेशा डरा हुआ रहता है, ध्यान रखना। और डरा हुआ इंसान रिजल्ट में कन्वर्जन नहीं ला सकता, क्योंकि डर हो सकता है किसी और बात का हो, लेकिन आपके प्रेजेंटेशन में निकल रहा होगा। अगर आप चोरी करके भाग करके आए यहाँ पे, या रेड लाइट तोड़ के आए, या किसी को टक्कर मार के यहाँ बैठे हैं, बिजनेस से वो ताल्लुक नहीं है ना, लेकिन डर तो है। प्रेजेंटेशन हो जाएगी सही नहीं होगी। तो यू हैव टू बी अ नाइस पर्सन इन ऑल द फील्ड्स। सक्सेस, या मैं हमेशा से कहता हूं कि हर सिर ताज के लिए नहीं बना, लेकिन हर ताज किसी ना किसी सिर के लिए तो बना है। वो किसके सिर पे आएगा? जो डिजर्व करेगा, जो उसको उसके लायक बनाएगा अपने आप को। मैंने अपनी मीटिंग में भी कई दफा कहा है कि मैं भी अभी तक अपने आप को इस लायक नहीं बना पाया हूं कि अकबर बन पाऊं, लेकिन हाँ बीरबल का लेवल ले लिया है मैं सलाहकार तो हूं ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी तक इस सिर को उसके लायक बना नहीं पाया। तो मुझे रखना भी नहीं है, क्योंकि अगर ये उस लायक बना लिया तो हो सकता है दूसरी आरवी खड़ी ना हो जाए। तो जरूरत क्या है? तो चल रहे हैं, ठीक है, बीरबल को भी एक राजू तो दे दिया था। तो अगर हर इंसान रामदेव बनना चाहेगा तो पतंजलि कभी स्टैंड नहीं हो पाएगी। रामदेव का कोई शेयर नहीं है उसके अंदर, सारे के सारे शेयर बालकृष्ण जी के हैं, और उनके नीचे और 1000 लोग पल रहे हैं जो उन्हें मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट्स करके दे। तो मैच्योरिटी के साथ बढ़ना है, अपने लेवल के साथ हमें आगे निकलना है, और ये करना है। अपने आप को इतना भारी आपको रखना है कि लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली झुकते चले जाएं। इतना गुरुत्वाकर्षण आपके अंदर होना चाहिए। इतना आकर्षण हो तो कोई खिंच के आए। आकर्षण तो आपको ये आपकी शक्ल देख के पसंद नहीं करता कोई, ये ले फिर आ गया। जहां जाए ना आप, उस जगह तो जाए नहीं जहां आपको देख करके लोगों की आंखों में चमक ना आ जाए। अगर आपको देख करके लोग अच्छा महसूस ही नहीं कर रहे, ससुराल मत जाना। तो अपने आप को ऐसा बनाना है कि ऐसी स्थिति ही ना हो कि कोई आपको पसंद ना करे। बजाय इसके डोंट एवर देयर,
फिर तो कहीं भी नहीं आ पाओ, कोई तो नहीं कर रहा आपको। अपने आप को ऐसा बनाना है कि कोई आपको देख कर कम से कम ये महसूस ना करे ये क्यों आ गया, और ये खुद ही बनोगे यार। हम सिर्फ एक चीज में लगे हुए, वो क्या है? कैसे? सेल्स। बेचना है, बेचना नहीं सर, अपने आप को इस लायक बनाना है कि आपकी बोली लग जाए। आईपीएल में अब अच्छे प्लेयर की बोली अपने आप लग जाती है। और जो ऐसे आता है ना, तो किसी काम करने बिकने के लिए आया, बोली ही नहीं लगी उसकी, 20 लाख रुपए भी, उसने तो कीमत ही 20 लाख रखी थी अपनी, वो भी नहीं बिका। क्यों नहीं बिका? वैल्यू नहीं थी, वैल्यूएशन नहीं थी उसके अंदर। और एक ने अपनी कीमत को 1 करोड़ रखा था, वो 12.5 17.5 करोड़ में बिक गया, क्योंकि उसने अपने आप को उस लायक बना दिया था। हम बनाना नहीं चाहते अपने आप को उस लायक, सेल्स में जाना चाहते हैं। एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं सोनू शर्मा जी, उन्होंने हमेशा कहा है कि अ पर्सन कैन नॉट अर्न मोर देन हिज पर्सनैलिटी। आप जितना कमा रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कमा रहे हैं। तो अगर पैसा ज्यादा कमाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? पर्सनैलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और ये सब एरियाज के अंदर होती है, वो सारे एरियाज जो आपके आते हैं। आप फाइनेंशियली कैसे बिहेव करते हैं, फाइनेंशियली आप कैसे हैं नहीं, कैसे बिहेव करते हैं। अमीर वो नहीं है जो दान ज्यादा देता है, अमीर वो है जो कुछ ना होने पे भी दान दे देता है। उसके पास कुछ नहीं है फिर भी वो दान के उसमें एटीट्यूड में देने, मेरे पास है मैं दे सकता हूँ, उसमें थोड़ी ना अमीरी है। मैं नहीं है फिर भी बांट रहा हूँ। सेल्स पे नहीं ध्यान देना सर, सेल्स बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आएगी। क्लियर है यहां तक? क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको कहां तक लेके जा सकते हैं। ग्रोथ क्या है, करियर क्या है। आपके मन में कुछ भी हो, ये वो कैरियर है जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है, क्योंकि जितना आप हाईएस्ट लेवल पे सोच सकते हैं उससे ज्यादा की इंडस्ट्री है। मैंने सिर्फ एक चीज पे बात की है, वो है कंसिस्टेंसी, जो आपको कामयाब करती है मेन। और इस कंसिस्टेंसी में एक फार्मूला दिया था कि हर महीने सिर्फ एक सेल क्लोजिंग तक और एक नया वर्कर, ये तो चाहिए हमें, इसके बिना तो बिजनेस ही नहीं है। लेकिन फोकस आपके अपनी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाने पे, ये बाय डिफॉल्ट आई। जब आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं, सिर्फ एक सेलर महीने, ऑन एन एवरेज 10 लाख का है। मैं अगर भोज पैलेस का ही पकड़ लूं या किसी निवेश को, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर को चलाने लायक 40 से 50 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। किसी प्रोडक्ट में कम, किसी में ज्यादा, लेकिन ऑलमोस्ट घर चल जाता है इतने में। अभी तो इतने में चल रहा है ऑलमोस्ट। ये शुरुआत है, आप इसको पहले नहीं तो तीसरे चौथे महीने से इस लेवल तक आ सकते हैं कि आप खुद में एक सेल को निकालने लायक बन जाए। पानी देना मुझे, नॉर्मल देना, गर्म मत देना। और अगर आप अपनी टीम में एक व्यक्ति को अपने साथ ऐड करने में कामयाब होते हैं तो अगले महीने हम ऐसी 2 सेल निकालने में कामयाब हो सकते हैं। एक आप और एक जो नया व्यक्ति आया और उसको सीखने में समय दिया, उसको प्रेजेंटेशन में, उसका वो दूसरे महीने निकालने लायक ना हो, तीसरे चौथे महीने से निकालने लायक हो जाए, तो आप इसको 6 महीने और ऐड कर लेना। तो आपके पास पूरे साल में आपके जैसे 12 लोग होंगे, और वो तब जब उनमें से किसी ने डुप्लीकेशन नहीं किया होगा। अभी सिर्फ आपकी कामयाबी की बात कर रहा हूं, उनमें से किसी ने वो नहीं किया जो आप कर रहे थे, क्योंकि मैंने तो सबके लिए दिया था ना फॉर्मूला। जो दूसरे महीने आया वो भी तो अगले महीने एक अपने साथ लेके आ रहा हूँ, मैं उसे नहीं मान रहा। मतलब पहले महीने अगर आप 1 थे, अगले महीने आप 2 हो गए, तो उससे अगले महीने तो 4 हो गए ना। अगर ये भी अपने साथ आता है, मैं वो नहीं मान रहा हूँ, क्या एफर्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये 2 4 8 16 नहीं हुआ, इसे उतने ही रहे। कितने? हर महीने एक, तो टोटल कितने हुए? 12। और 12 महीने के बाद आपकी टीम में हर आदमी एक सेल पे काम कर रहा है, आपने सिर्फ इतना सिखाया। आपका टर्नओवर कितना आ रहा है? 1 करोड़ 20 लाख साल का टर्नओवर। और इस 1 साल के बाद आपका अपना जो है काम नहीं आ रहा है, अब टीम से ही आ रहा है। और वही काम अगले 12 महीने उन सबको आपने 1 साल बाद सिखाना शुरू किया। तो इन 12 का अगर आप टोटल करेंगे तो ये इससे कई मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं इन सब ने भी उतना ही हल्का रखा कि टोटल केवल 144 लोगों की टीम अगर आपकी दूसरे साल में है और 10 लाख की भी एक सेल जा रही है, तो आपका टर्नओवर लगभग 14 करोड़ का 1 साल में हो जाएगा। हाँ जी, 1 साल में 14 करोड़ नहीं होगा, क्योंकि ये जो 12 लोग सेल कर रहे हैं ना हर महीने, वो हर महीने 1 करोड़ 20 लाख कर रहे हैं, पूरे साल में नहीं कर रहे हैं।
पहले साल के बाद। वो जो नए हैं तो इसमें कई गुना आएगा। ये तो 1 साल बाद ही आपका साल का बिजनेस 1 करोड़ 20 लाख नहीं है, मंथली बिजनेस है सर 1 करोड़ 20 लाख। और 2 साल के बाद आप देखेंगे 14 करोड़ रुपए मंथली का बिजनेस हो सकता है। लेकिन अगर मैं 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर बात करता हूँ तो आपके घर में कितनी इनकम आ रही होगी? अगर मैं इसको 70% वॉल्यूम पे भी कैलकुलेट कर लूँ 84 लाख का, यानी महीने का 3 से 4 लाख रुपए। जब तक ये नेटवर्क को नहीं अपने साथ लेके चलोगे, अपने साथ ऐसे लोग नहीं आएंगे जिनको हमें सिखाना ये है कि उन्होंने सेल के ऊपर क्या काम करना है, किस प्रोडक्ट पे काम करना है, ये आप महीने का ले सकते हैं। लेकिन हमारी गलती है कि हम कंसिस्टेंटली टीम के ऊपर काम नहीं करते हैं। और ये करियर अगर आप 5 साल तक सही से यहां देने में कामयाब हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो चल रही है और लोग भी ऐसे हैं जो महीने का 20 लाख से भी ले रहे हैं ज़्यादा। अगर आप 5 साल में अपने साथ आज शुरू करके मात्र 100 लोगों की टीम भी बनाने में कामयाब होते हैं सर, मात्र 100 लोगों, और वही 10 लाख की सेल में आप उनको कामयाब कर देते हैं, तो महीने का टर्नओवर 10 करोड़ का हो रहा होता है। और ये पॉसिबल है। और कमीशन आपके घर में लगभग 30 लाख रुपए के आसपास महीने का होगा। ये केवल रियल एस्टेट से और कहीं केवल आरएवी से संभव है। टीम बना रहे हैं लेकिन उस टीम के साथ रेगुलर बेसिस पे वो काम हमें करना जरूरी है। अगर हम उसको नहीं कर रहे हम कंसिस्टेंटली, पता कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती बताया हुई? बिलीव, फेलियर होने का डर, और कारों में नहीं है। हम इन पे काम ही नहीं करते थॉट्स पे। हम इन थॉट्स पे तब तक काम करते हैं जब तक हम इसके माहौल में हैं। जब तक आप इस रूम में हैं, दिमाग क्या चल रहा है? अब इसे बाहर जाके क्या चल रहा है आपके दिमाग में? घर जाके क्या चल रहा है आपके दिमाग में? खाली बैठे हो तब क्या चल रहा है आपके दिमाग में? वो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, आप प्रोडक्टिव आवर्स में अपनी सिर्फ आजीविका चलाते हैं उन थॉट्स के साथ, और नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में जो आप करते हैं ना, उससे आप अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं, या जो भी आप नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में करते हैं वही आप बनते हैं। आप जो प्रोडक्टिव आवर्स में कर रहे हैं वो आप नहीं बनते। प्रोडक्टिव आवर में जो आप कर रहे हो तो मजबूरी है, प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं वो थोड़ी बन गया। आप प्रोडक्टिव आवर में हो सकता है कि रसोई में पकौड़े बना रहे हो, तो क्या आप रसोई बन गए? लेकिन नॉन प्रोडक्टिव आवर में आपके दिमाग में चल रहा है कि यार मैं बढ़िया से पकौड़े बनाऊंगा, चल आज मैं यार ये बर्गर बनाना शुरू करता हूँ। नॉन प्रोडक्टिव यही चल रहा है, तो क्या बन रहे हो आप? सिंपल। प्रोडक्टिव में आप घर में अपने झाड़ू लगा रहे हो तो आप काम वाली भाई बन गए। लेकिन नॉन प्रोडक्टिव में आ रहा है यार आज सड़क पे झाड़ू लगाओ, बहुत हो गया, स्वच्छ भारत करूंगा आज मैं, तो डेफिनेटली आप वही बन रहे हैं ना जो नॉन प्रोडक्टिव में चल रहा है। जरूरी नहीं कि आप उसमें सफाई कर्मचारी बन रहे हो सकता है कि आप बड़े लेवल की प्लानिंग में, एक जैसे लोग समुद्र साफ कर देते हैं, कुछ लोग जमुना नदी की सफाई कर देते हैं, आप वैसी सफाई में जा रहे हैं, बन हो रहे हैं नॉन प्रोडक्टिव आवर में। तो आपको कहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देना है? नॉन प्रोडक्टिव थॉट्स, इनमें बनेगा वही। मतलब मैं आप में से कोई भी नहीं हूं यहाँ, अकेला भी हूं, तो इस पे कोई वीडियो नहीं चलेगा फालतू का, या मैं अपने दोस्त से गप्पे नहीं मार रहा हूँ, या मैं किसी थर्ड पर्सन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वही बन रहे हो आप। तो आपको करना क्या है उस नॉन प्रोडक्टिव आवर में? हाँ, उस वक्त ही तो देखना करना क्या। अब ऐसा नहीं कि थॉट आते नहीं आएंगे और करके उसे भगा देना थॉट, क्योंकि इतने सालों से तो वही चल रहा है ना दिमाग में। लेकिन इंप्रूव कैसे करना है? या तो इंप्रूव करना ही नहीं है, मजा ही अपने को उसमें आ रहा है, तो इंप्रूव करें क्यों यार? सुअर को मजा ही उसमें आता है, कीचड़ में। तो उसे कहूँ कि यार तू क्या कर रहा है, साफ सुथरा हो, तेरे को मालकिन पालेंगे कुत्ते की तरह। भाई उसे काम ही नहीं है, रहने ही नहीं है, उसने मजा आ रहा है, लेकिन है कौन वो? सुअर। सुअर। ये थॉट है। आपको हर उस इंसान से बचना है जो आपके घर में कचरा डाल के जाता है। अमित भाई मैं कल आप घर आया, आज फिर आऊंगा, और जो आपके रोड के बाहर वो जो कूड़ेदानी है उसमें से 2 बड़े बड़े थैले भरूंगा,
और आकर के जैसे आप गेट खोलोगे उसके अंदर डाल दूंगा ये लोग। क्या करोगे? साफ करेंगे पहले तो। तो हो सकता है पुराना दोस्त हूँ तो एक बार कोई एक भाई क्या करे, चल कोई बात नहीं, हो गया सब सब। फिर आया अगले दिन, फिर इस बार भर के लाया घर का भी माल इधर उधर से, फिर पन्नियों में भरा और फिर ये ले अगले दिन। फिर क्या करोगे? वार्निंग। फिर तीसरे दिन फिर आया, फिर यही भर के लाया, फिर आप किस भाई, फिर थप्पड़ थप्पड़, लात, दूसरा, और जिंदगी से आउट। लेकिन जो गंदे विचार वाले लोग वो डेली आ रहे हैं आपके दिमाग में, और आप उन्हें जगह दे रहे हैं और वो जगह ले रहे हैं, और आप अब उसी चीजों के बारे में लगे हुए हैं, कचरे कचरे के बारे में। तो आप दोनों अब क्या हैं? सुअर। पसंद आ रहा है, सुअर ही हैं आप, बिकॉज आपको कचरा पसंद आ रहा है। यू डोंट वॉन्ट योर लाइफ टू बी इम्प्रूव, और आपको वो अच्छे नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि वो सुअर नहीं है। तो सुअर ही पसंद आया। व्हाट यू वांट टू बी। विचार उस गंदगी से ज्यादा गंदा है, उसकी सफाई तो आप एक दिन में फटाफट कर दोगे, आधे घंटे में। इसकी क्या करोगे? जो कचरा बो गया यहाँ पे, फसल लगा दी, उगती है सर, प्रोडक्ट बन गया, कितनी बार उगी आपके यहाँ? प्रोडक्ट बन गया सर। तो इसके ऊपर क्या खाद पानी देनी चाहिए? बिल्कुल। You need a lot of things to work on to become a king. तो किस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है? ये आपके ऊपर बताएंगे कि आप क्या बनने वाले हो, और ये मैं बार बार नहीं बता सकता मेरे भाई। You have to work, otherwise become a and you are enjoying that life, that is very okay. फिर मुझे दूर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे नहीं बनना सुअर। सही बोल। मुझे तो नए लोग चाहिए, और वो भर्ती हो रही है, परफॉर्म्स कर रहे हैं। ये जो 20 करोड़ का 40 करोड़ से 100 करोड़ होना है, क्योंकि मेरे जैसे भी वो आ जाएंगे जो मालकिन के कुत्ते बढ़िया वाले मेरे जैसे पॉमेरियन और जिन्हें कीचड़ा में नहीं रहना। तो अगर इन पे काम नहीं किया तो यू कैन नेवर बिकम किंग। हाँ, एक दो तुक्के में आपको सेल निकाल लोगे, दैट इज नॉट अ बिजनेस। तुक्के में सेल आ गई आपकी 2 करोड़ रुपए की, 3 करोड़ रुपए की, नहीं, परमानेंट नहीं है वो, कंसिस्टेंट नहीं है। इसको लगातार हर वक्त राजा की तरह ही रहना है। महाराणा प्रताप राजा ही रहा, चाहे जंगल में रहा, तभी आया दोबारा। और जो रहा नीच, वो राजा पे भी रहा तो नीच ही रहा, जय सिंह, मान सिंह, जो भी था वो। उसे कुछ भी मिल जाए आखिरी में उसकी गत वही। तो बिकम अ किंग फ्रॉम योर थॉट। अगर आप थॉट से किंग हैं, इस पे लेकिन वर्किंग करनी पड़ेगी। ये रातों रात नहीं है, आज मैंने स्विच ऑन कर दिया, अभी तक कल तक तो मैं गुलाम था, आज मैं राजा हूं। कोई स्विच नहीं, ये थॉट, यू हैव टू वर्क। लगातार करना पड़ेगा। खींचेंगे लोग, मैं भी करूंगा कोई गलत बातें, मैं भी करूंगा, तो आपने रोकना है। लगे ये क्या बात कर रहे हो फालतू। जो हमारे बीच होती है, संजय और मैं जब बातचीत होते हैं तो संजय रोकता है, मैं रोकता हूँ कि ये कहाँ है, अपना समय खराब कर रहे हैं इस चीजों में। क्यों? आपके लिए आपकी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और वो आपके थॉट से बनेगी आप क्या बनने वाले हैं। तो आज क्या हम लोगों ने किन चीजों पे विचार किया? क्या हमने इनको किताब में लिख लिया क्योंकि ये अचानक याद नहीं रहने वाला सर। सबसे पहले हमें अपने आप को क्या करना है? कमिटेड टुवर्ड्स अवर गोल। फर्स्ट, मैं समराइज कर रहा हूं क्योंकि क्लोजिंग का टाइम आ गया। एंड कंसिस्टेंट होना है अचीवमेंट के प्रति, और उस कंसिस्टेंसी के लिए अपने बिलीव्स को बढ़ाना है। बिलीव्स उस नॉलेज और नॉलेज से, और नॉलेज मिलेगी आपको एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर में आपके थॉट्स काम करेंगे कि इसमें कचरा आएगा तो ये सब बिगड़ जाएगा। इसके ऊपर आपने काम करना है हमेशा एक बिजनेस प्रपोजल के मूड में। और प्रेजेंटेशन से पहले हमें अपने आप को एडवर्टाइज करना है
एडवर्टाइज के बाद हमने प्रपोजल करना है, मतलब पहले एडवर्टाइज करना है थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया एंड देन हमने अपने आप को प्रपोजल के रूप में रखना है। प्रेजेंटेशन हमें अपने, और ये जो थॉट और ये जो एटमॉस्फेयर है ये आपको कौन देगा? आपका सीनियर नहीं, आपका अपलाइन नहीं, आपका एक्टिव सक्सेसफुल ग्रोइंग अपलाइन एंड पॉजिटिव ऑल्सो, नथिंग एल्स, कोई और नहीं देगा आपको ये। घर में भी अगर आपको लगता है कि घर में विचार अगर ऐसे होते हैं जहां पर कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, तो अपने कानों को इतना मजबूत रखना है कि वो यहां से घुस के यहीं से निकल जाए, बस खत्म, अंदर तक दिमाग तक घुसी ना हो, सुन लो बस केवल, आपके विचारों में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए उसकी। बहुत ज्यादा अगर रहोगे तो उसमें भी डिस्टर्बेंस आएगी। बहुत ज्यादा अगर हम प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं घर में भी, तो भी आपके मन में नेगेटिविटी चलेगी। तो ये देखना है हमें कि हमें क्या लेना है अपने। फाइनली प्रोडक्ट के ऊपर कि जिस प्रोडक्ट पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है वो क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग है, लेकिन आज की डेट में हम नैमिश को प्लॉट वाला, फार्म हाउस, भोज पैलेस एंड धोलेरा की प्लॉटिंग, इसके अलावा हाईवे काउंटी के प्लॉट्स के ऊपर जो नया आ रहा है वो भी, और पुराने में भी आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी कुछ ना कुछ। हमें इस पे काम करना है ज्यादातर, इतना भी। इस महीने का कुछ ऑफर है, आपको पता है 15 फरवरी तक 40 लाख का कलेक्शन अगर आप करते हैं डायरेक्ट, तो एक आपको लैपटॉप है मिनी, मतलब 40,000 रुपये वर्थ का, और 75 लाख पे एक स्कूटी इलेक्ट्रिक 1 लाख रुपए वर्थ के लिए मतलब मिलेगा। इससे ऊपर जाएगा तो आपको खुद देना है। एंड उसके बाद है आपका 1.5 करोड़ के बिजनेस पर टीम के थ्रू 2.25 लाख रुपए कार फंड, और 3 करोड़ पे 4.5 लाख रुपए कार फंड। आफ्टर दैट 5 करोड़ पे 8 लाख रुपए, और 10 करोड़ पे 15 लाख रुपए का। तो ये 15 फरवरी तक है, आप एक सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। भोज पैलेस की 4 सीटें निकाल दी तो भी हो जाएगा आपका। कोई सवाल किसी के मन में? तो आज के लिए इतना ही सर, थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब को क्लोज कर दी।